वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं। आप लोगों को बीच में मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले देख सकते हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए आप लोग के सामने प्लेटफॉर्म बुक का 25 सेट्स बुक आ चुका है, जो कि फ्रेंड्स इसका वॉल्यूम 1 नंबर 1 आ चुका है। और आप लोग के बीच में ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे इसका रिजल्ट 19 सितंबर को जारी किया गया। होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों का भी इसमें सिलेक्शन हुआ होगा। मैंने भी अपना देखा हूँ, मैं अपना डिस्कस भी करूँगा मेरे साथ क्या हुआ, मैं सारी चीज़ को भी डिस्कस करूँगा, मैं अपना सारी चीज़ को भी शो भी कर दूंगा, कितना मार्क्स आया मैं पूरे का पूरे डिटेल बता दूंगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मेरा टारगेट अब स्टार्ट होगा आप लोगों के बीच में स्टेज 2 के लिए। जिस प्रकार मैं आप लोगों के सामने एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए पूरा प्रिपरेशन करवाया था, जस्ट लाइक से मैं आज से और रेगुलर वे में आप लोगों का जब तक पेपर नहीं होता मे भी 10 अक्टूबर तक मुझे टाइम मिला, क्योंकि बीच में डीपी भी है फ्रेंड्स। तो ऑलरेडी अगर टाइम मिलेगा तो मैं आप लोग बीच में हमेशा एक सेट करवाने का प्रयास करूंगा, जिसमें टोटल 120 नंबर के क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। तो ये रहा फ्रेंड्स बुक, और इसी के रिगार्डिंग में आप लोग को पढ़ा बताऊंगा। सबसे पहले आज का दिन है, आज आप लोग अगर किसी को क्लास करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले माँ दुर्गा को नमन करके कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै नमो नमः। तो फ्रेंड्स नवरात्रि की शुभकामनाएं आप सभी को। मैं नव दुर्गा ब्लेस यू। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को आज से मैं आप लोग के सामने एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए सबसे पहले ये हमारे पास आज जो मैं सेट लाया हूँ, सॉरी आप लोग को सोच का खराब लगेगा, आज मैं आप लोग के सामने जो सेट लेगा हूँ वो सीबीटी 1 के ही ले आऊँ, जिसमें फ्रेंड्स इसमें मैं टोटल 100 क्वेश्चन लाया हूँ, 100 क्वेश्चन लाया हूँ। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसमें लास्ट में मैं आप लोग के सामने एक नए प्लेटफॉर्म का बुक आया था, जिसके रिगार्डिंग फ्रेंड्स मैं आप लोग को करंट अफेयर के बेस्ड में और भी कुछ क्वेश्चन, जैसे देखिए 51 से लेकर आप लोग को और भी क्वेश्चंस में जोड़ने के लिए प्रयास करूँगा, जिसमें वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन को मैं शामिल किया। फिर लास्ट में अपने परफॉर्मेंस को भी बताऊंगा, मेरा परफॉर्मेंस क्या हुआ था। क्लियर है, देख सकते हैं यही था मेरा ही परफॉर्मेंस था। तो इसके बाद मैं आप लोग को सब बताऊंगा, फिर और भी मैं इस चीज़ के बारे में पूरा डिस्कस करूंगा। क्लियर है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज को क्लास को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप लोग क्लास कर लेते हैं तो आप लोगों को काफ़ी फ्रूटफुल होगा। मैं तो बोलता हूँ 2x का रफ्तार करके क्लास को देख लीजिए, काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। वैसे आप लोग भी काफ़ी नॉलेजेबल होंगे, बस आप लोगों को कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए मैं क्लास करवाता हूं। तो चलिए देखता हूं क्वेश्चंस क्या लिख रहा है। मैं उस क्वेश्चन को कराऊंगा फ्रेंड जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस हो, क्योंकि यहाँ पे टाइम कम है और कम टाइम में आप लोग को ज़्यादा क्वेश्चन को सीखना है। तो चलिए देखता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग का बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन से स्टार्टेड हुआ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन देख सकते हैं, 66 है तो 66 लीजिए डिवाइड। सबसे पहले फ्रेंड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को। तो हम लोग स्मॉल ब्रैकेट अगर देखते हैं 34, यहाँ पे लोग क्या करें, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा। तो अल्टीमेटली स्मॉल ब्रैकेट अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, 32 का, देखिए 32 का यानी गुना कर देंगे 2 - 4 लिख रहा है। क्लियर है, देन आप लोग को यहाँ पे लिख रहा है डिवाइड 4 × 15, तो इसका वैल्यू होता है 60। सबसे पहले आप लोग इसको सॉल्व किए, तो 32 को आगे 2 से गुना करेंगे 64 होगा, 64 को में से 4 माइनस करेंगे तो 60 बचेगा, और 60 को 60 से डिवाइड किए तो ऑलरेडी 1 बचेगा। यानी कि फ्रेंड्स आप लोग अगर यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करते हो तो केवल और केवल 1 बच रहा है। क्लियर है, अब देखिए हम लोग बातें करना चाहते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले 66 से डिवाइड बाय 34 है, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक पूरा सॉल्व किए थे केवल केवल क्या आया था, 1 आया था। एंड अब देखिए 66 माइनस 34 में से 1 माइनस करेंगे तो 33 होगा। क्लियर है, अब ये डिवाइड था 66 का टेबल में 33 कितना टाइम्स आता है, सॉरी 66 जो 33 का टेबल में आप लोग का 2 टाइम्स आता है। तो राइट आंसर क्या होगा, 2 होगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, देन वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं स्किप में कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसको मैं अलग तरीके से बताऊंगा। ये सब सारे क्वेश्चन को मैं अभी देखिए ये सब क्वेश्चन इजी होता है इसलिए मैं स्किप कर देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, मनीष, नकुल और पिंटू अकेले किसी काम को क्रमशः 21 दिन, 28 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। मनीष और पिंटू ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, जबकि नकुल ने 5 दिन के बाद उसके साथ काम करना शुरू किया। काम पूरा होने तक उनके साथ काम किया। नकुल ने कितने दिनों तक काम किया। देखिए सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि मनीष लिख रहा है, एम लिख दिए, नकुल के लिए एन लिख देंगे, एंड वेरी नेक्स्ट पिंटू के लिए पी लिख देंगे। क्लियर है, तो मनीष का लिख रहा है आप लोग का 21 दिन लिख रहा है, देन नकुल का लिख रहा है 28 डेज लिख रहा है, एंड लास्टली पिंटू का लिख रहा है आप लोगों के सामने 15 दिन लिख रहा है। सबसे पहले ओवरऑल टोटल वर्क निकालेगा, तो ओवरऑल टोटल वर्क निकालेंगे हम लोग सारी का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे 420 होगा। क्लियर है, अब एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करें फ्रेंड्स, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे
21 को 420 से डिवाइड करेंगे। देन आप लोग को मनीष का जो एफिशिएंसी आएगा 20 आ गया। नकुल का अगर निकालेगा तो 28 को 420 से डिवाइड कीजिएगा तो ऑलरेडी आप लोग के सामने 15 आएगा। देन 15 को 420 से डिवाइड किया तो आप लोग का 28 आएगा, आप लोग का ये आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लिख रहा है मनीष और पिंटू ने एक साथ काम स्टार्ट किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देखिए मनीष और पिंटू का, ये आप लोग का मनीष का कार्य है, पिंटू का, तो ये दोनों एक साथ काम किया। तो 28 प्लस 20 को ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले 28 प्लस 20 को अगर सम करते हैं तो ऑलरेडी कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब लिखा जबकि नकुल 5 दिन बाद उसके साथ काम करना शुरू किया। तो देखिए मनीष और पिंटू ने एक साथ काम करना शुरू किया जबकि नकुल ने 5 दिन के बाद किया। सबसे पहले आप लोग बताइए मनीष और पिंटू ये दोनों मिलकर आगे 5 दिन कार्य करें तो दोनों का देखिए 20 और 28 है, तो 20 और 28 कितना होता है, 48 हो गया। तो ये 48 दोनों मिलकर काम किया, लेकिन कब तक किया, 5 दिन तक किया। क्लियर है। अब उसके 5 दिन बाद ही कौन आया, नकुल आया। तो फ्रेंड्स नकुल अगर आ गया तो देखिए तीनों को जोड़ देंगे, 20 अब 15 कितना हो गया, 35, 35 और 28 को जोड़ेंगे तो ऑलरेडी कितना होगा, 63 हो गया। अब यहाँ पे लिख रहा है शुरू किया और काम को पूरा होने तक काम किया। तो नकुल का एफिशिएंसी तो नहीं पता, तो नकुल का एफिशिएंसी को एक्स मान लिया। देन आप लोग को ओवरऑल टोटल वर्क कितना था, 420 था, हम लोग 420 ले देंगे। अब सॉल्व कर लीजिए ना, तो 48 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करेगा तो अल्टीमेटली 240 बचेगा। प्लस यहाँ पे क्या आप लोग का 63x हो गया इक्वल टू लिखेंगे 420। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 420 में से 240 को माइनस करेंगे तो फ्रेंड्स अगर आप लोग माइनस कीजिए तो यहाँ पे 180 बचेगा। अब यहाँ पे 63 था, तो आप लोग अगर सॉल्व किए होंगे तो देखिए 63x इक्वल टू आया होगा आप लोग के सामने 180 आया होगा। देन आप लोग अगर x का वैल्यू निकालोगे तो 180/63 आया होगा। देन फ्रेंड्स 9 का पारा में 9 से 63 होता है, ये 20 टाइम्स आ गया तो 20/7 आया होगा। अगर इसको पूर्णांक में बदलिएगा तो 2.6/7 कीजिएगा। क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग का इसका राइट आंसर होगा। ये नकुल का केवल आ गया। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। होपफुली आप लोग बना लिए होंगे। क्लियर है। देन वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन काफी ट्विस्ट है, आप लोग बना लिए होंगे। देखिए यदि tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू 6 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोगों को मैं एक चीज़ रिकॉल करना चाहता हूँ। देखिए हम लोग इसको इस चीज़ में बदल सकते हैं। tan थीटा cot थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये लिख दें बराबर आपका 6 था 6। अब फ्रेंड्स हम लोग आप लोगों के सामने बताया था मैं इक्वेशन अलजेब्रा 1x प्लस 1/x का अगर कुछ वैल्यू के रहा था, देखिए सेम कंडीशन पे आ गया। तो हम लोग अगर एक्स का स्क्वायर में निकालते हैं, देखिए ये भी तो आप लोग का देन आ जाएगा ना, तो इसमें अगर हम लोग निकाले तो इसको बदलना चाहिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बदलना पड़ेगा। तो मैं आप लोग को बताया था इस फार्मूला को याद कर लीजिए, होपफुली पढ़ेंगे। जब भी इस टाइप से निकालने को तो k का वैल्यू रहता है तो हम लोग इसका k² -2 निकालते हैं, यानी कि 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर में से 2 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा 34 बचेगा। तो राइट आंसर क्या बचेगा, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। होपफुली आप लोग पढ़े होंगे। क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग को सॉल्व करना था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिख रहा है, एक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% छूट और 250 का कैशबैक प्रदान करता है, वह अभी भी 10% लाभ अर्जित करता है। यदि क्रय मूल्य 1200 रुपये है तो अंकित मूल्य क्या होगा। कुछ भी नहीं कर रहा है फ्रेंड। देखिए आप लोगों को बताना चाहिए, सबसे पहले अंकित मूल्य निकालो, मान लीजिए अंकित मूल्य एक्स मान लीजिए। क्लियर है। अब देखिए अंकित मूल्य पर किसी वस्तु का डिस्काउंट है तो कितना परसेंट लिख रहा है, 10%। 10% यानी कि यहाँ पे 90/100 लिख रहे हैं। देन हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या लिख रहा था, देखिए सीपी क्या लिख रहा था 1200 लिख रहा था। देन 110% का लाभ लिख रहा था, तो हम लोग क्या करें 10% यानी 110/100 कर देंगे। अब इसमें कैशबैक कितना ले रहा था, 250 ले रहा था, 250। अब इसको केवल आप लोग सॉल्व कर दीजिए ना। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग भी जो आंसर आएगा 1744.44 आएगा, ये आप लोग का आंसर आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। इसी प्रोसेस में आप लोगों को सॉल्व करना। चलिए देखिए जीएस का क्वेश्चन है। जीएस का क्वेश्चन देखिए मैं काफ़ी अच्छे से बताऊंगा। लोकटल झील भारत के किस राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स लोगों पास मनी होता है ना, तो इसलिए लोकटल झील कहाँ पे, तो मणिपुर में। कहाँ पे, ये मणिपुर में। इस टाइप से आप लोगों को याद करना। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ लोकटल झील उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। इसके साथ साथ लोकटल झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे बोलते हैं कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स याद रखिएगा लोकटल झील को स्थानीय भाषा में फुमदी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फुमदी भी कहते हैं। तो इस सारे चीज़ को पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। वही बातें करना चाहते हैं मेघालय से, तो मेघालय में जो झील है उसको हम लोग बोलते हैं उमियम झील। याद कीजिए क्वेश्चन आ सकता है उमियम झील कहाँ पे है, तो मेघालय में। देन मिजोरम, तो मिजोरम में जो झील है उसे बोलते हैं पाला झील। क्या ये पाला झील कहाँ पे है, मिजोरम में है। एंड त्रिपुरा में रुद्र सागर झील होता है। याद रखें रुद्र सागर झील कहाँ पे होता है, ये त्रिपुरा में होता है। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉ,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। भारत में सबसे लंबी नदी पुल कौन सी है? तो एक करंट अफेयर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ दिया। फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, भारत में सबसे लंबी नदी पुल जो है भूपेन हजारिका सेतु है। भूपेन हजारिका सेतु है जो कि आप लोग को पता हुई असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। क्वेश्चन आ सकता है कहाँ से कहाँ जोड़ता है ये, तो असम से लेके ये अरुणाचल प्रदेश तक जोड़ता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिए। क्लियर है? देन फ्रेंड्स इसकी कुल लंबाई आता है, तो आप लोग को होपफुली मैं बताया था इसकी जो कुल लंबाई है 9.15 किलोमीटर, यानी 9 किलोमीटर 1500 मीटर होता है। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को मैं बताया था। इसके साथ साथ फ्रेंड्स याद रखिए यह पुल जो है ब्रह्मपुत्र नदी के उपनदी लोहित नदी पर बना हुआ है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। बातें करना चाहता है रविंद्र सेतु का। अल्टीमेटली फ्रेंड रविंद्र सेतु भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर स्थित है। याद रखिए कहाँ पे है? हुगली नदी पे। क्लियर है? महात्मा गांधी सेतु तो बारे में जानते होंगे, तो ये आप लोग का गंगा नदी पे। कहाँ पे ये? गंगा नदी पे। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की थी? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग बताना चाहता हूँ सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो प्रारंभ किया था वो अगस्त 1998 में किया था। तो अगस्त 1998 में प्रारंभ किया था। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे? यशवंत सिन्हा थे। और फ्रेंड्स यशवंत सिन्हा बारे में आप लोग को पता होगा, भारत के जो अभी राष्ट्रपति हैं यानी कि कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो इसके अगेंस्ट में जो खड़े हुए थे इंडिया गठबंधन से, तो यशवंत सिन्हा ही थे। क्लियर है? चलिए देन वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज फरवरी 2025 के अनुसार लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन थे? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों ने फरवरी 2025 के अनुसार लोकसभा के विपक्ष के नेता, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अभी वर्तमान समय भारत में जो लोकसभा का सत्र जो चल रहा है वह 2024 से लेकर 2029 तक के लिए चल रहा है, जो कि फ्रेंड्स 18वां लोकसभा चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 18वीं लोकसभा चल रहा है। क्लियर है? और आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ 10 साल के बाद यानी कि 2 लोकसभा के बाद ही भारत में विपक्ष का नेता मिला है इस बार। तो फ्रेंड विपक्ष का नेता बनने के लिए ऑलरेडी आप लोग को देखे होंगे विपक्ष का कम से कम 10% सीट होना चाहिए, यानी लोकसभा का पूरे 10% सीट होना चाहिए। और फ्रेंड्स आप लोगों को पता लोकसभा में कितना सीट है? 545। तो 545 का 10% अगर निकालेगा तो लगभग आप लोग का 54.5 है, यानी कि लगभग 55 सांसद अगर एक पार्टी से अगर आते हैं तो देन उसी पार्टी का एक आप लोग का विपक्ष का नेता बन सकते हैं। ये रूल होता है। तो आप लोग को पता हो कांग्रेस पार्टी 2024 का जब इलेक्शन हुआ था टोटल 99 सीट लाए थे, तो उन्हीं पार्टी के सबसे कद्दावर नेता राहुल गांधी अभी लोकसभा के विपक्ष के नेता बने हैं। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़े थे, दोनों जगह से जीते थे। पहला लड़े थे वायनाड से, जो कि केरल के वायनाड से लड़े थे, और सेकेंडली रायबरेली से लड़े थे। इससे पहले आप लोग बताना चाहता हूँ वायनाड की सीट को इन्होंने से इस्तीफा दे दिया था, जिसके जहाँ पे फिर उपचुनाव हुआ तो वहाँ पे भी उनकी बहन प्रियंका गांधी वहाँ से सांसद बनी है। बाकी अभी वर्तमान में राहुल गांधी सोनिया गांधी की जगह पर ही रायबरेली की जगह पे वो सांसद बनी है। क्लियर? इस चीज़ को आप लोग याद रखेगा। इससे पहले फिर भारत में 2014 के लोकसभा में 2014 के लोकसभा तक यानी 2009 से लेकर 2014 के लोकसभा तक विपक्ष के जो नेता थे सुषमा स्वराज थे। इस चीज़ को भी आप लोग को पता होगा। क्लियर है? चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। बातें करना चाहते हैं यहाँ पे मल्लिका खड़गे अर्जुन का। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ राज्यसभा में विपक्ष के जो नेता है और कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हुआ मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेगा। बातें करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के साथ साथ दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री भी रहे हैं। क्लियर है? और अभी वर्तमान समय दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो रेखा गुप्ता है। सोनिया गांधी फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, जो कि सबसे लंबे समय के लिए सोनिया गांधी रहे। 1998 से लेकर 2017 तक ये रहे थे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए भारत का वर्तमान उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो सीपी राधाकृष्णन ने किसे हराया था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए देखिए लिख रहा है 1928 में वारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? होपफुली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 1928 में वारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं वारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो इस चीज़ को याद रखिए 12 जून को हुआ था। 12 जून 1928 को हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? देन वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है और फ्रेंड्स ये कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात के वारदोली में हुआ था। बातें करना चाहते हैं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक बार अध्यक्ष बने हैं, वह 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। क्लियर है? सुभाष चंद्र बोस 2 बार अध्यक्ष बने, एक 1939 में बने थे और एक 1940 में त्रिपुरी और हरिपुरा में। क्लियर है?
जवाहरलाल नेहरू कुल 3 बार अब तक कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं, जिसमें पहली बार बने 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में, देन 1937 के एक आप लोग पढ़े होंगे फैजपुर अधिवेशन में, और एक मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, आप लोग बताइए कौन सा था, 3 जगह पे बने ये। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, जो तिरंगा झंडा स्टुअर्ट गार्ड में मैडम कामा जी ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिए, मैडम भिकाजी कामा एक ऐसे व्यक्ति थे जो विदेशी जमीन पर जर्मनी के स्टुअर्ट गार्ड में पहली बार झंडा फहराए थे भारतीय, और डेट था 7 अगस्त नहीं था बल्कि 22 अगस्त था। देखिए डेट को भी याद रखिए, 22 अगस्त था ये, 22 अगस्त 1907 को पहली बार फहराए थे। क्लियर है? और मैं आप लोग बताऊं, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो मैं आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था, इंदुलाल याग्निक थे। कौन थे? इंदुलाल याग्निक थे। इस चीज़ को भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, और फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहता हूँ, मैडम कामा ने 1909 में वंदे मातरम समाचार पत्र भी निकाले थे। क्लियर है? चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, क्या लिखा है देखिए, एक निश्चित कुट भाषा में दिस इज म्यूजिक को TA टा BU का लिखा जाता है, देन हु टच दिस को लिखता है PI, जो भी लिख रहा है उस कुट भाषा में दिस को क्या लिखेंगे? जब भी शब्द का क्वेश्चन आता है तो आप लोग देखिए दोनों में इंटरसेक्शन पार्ट्स क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे दिस है, देन इसमें भी दिस है। क्लियर है? तो ये दोनों में देखेंगे कौन सा पार्ट्स आप लोग का कॉमन होता है, KA है, तो राइटली आंसर इसका अगर देखा जाए तो KA होगा, जो कि ऑप्शन नंबर B को क्लिक कर सकते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है। देखिए C का कॉम्बिनेशन L से लिख रहा, अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर C का देखिए N में जा रहा, तो देखिए C कितना में आता है? 3 में आता है, देन L कितना में आता है? 12 में। देख सकते हैं कितना डिफरेंस है? 9 का। देन फ्रेंड्स हम लोग D, तो D का होता है 4। क्लियर है? अब 4 में अगर 9 ऐड करेंगे तो 13 आएगा, यानी कि देखिए यहाँ पे M आ रहा, तो आप लोगों को यहाँ पे पुट करना पड़े, कौन सा संख्या पुट कीजिएगा, यानी कि देखिए 9, तो L में होता है 12, तो 12 में अगर आप लोग 9 पुट कीजिए तो 12 9 होता है 21, तो 21 में यहाँ पे क्या आ रहा? तो U आ रहा, तो U से ऑप्शन स्टार्ट करें, यानी UY है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शब्द कंटेंट के प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपवर्तित रहेगा? देखिए सबसे पहले कंटेंट लिखा हुआ तो हम लोग कंटेंट आगे लिख दें COU, देखिए COUNT, हम तो आगे ये लिख दिए। अब क्या लिख रहा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला में कंटेंट शब्द के प्रत्येक अक्षरों को स्थान वर्णमाला क्रम में लिखना है। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप लोग इसको लिखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए C ही आएगा। क्लियर है? देन आप लोग का D आएगा। क्लियर है? देन आप लोग का E आएगा। उसके बाद देखिए तो आप लोग के E आएगा, N आएगा, देन आप लोग को O आएगा, फिर T आएगा, और लास्टली आप लोग को U आएगा। अब बोला कितने संख्या अपवर्तित रहेंगे, तो फ्रेंड्स आप लोग को कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। क्या देखिए C आप लोग का सेम रह गया, देन N आप लोग का सेम रह गया, यानी कि 2 ऐसे अच्छा C और N आप लोग का अपवर्तित रह गया। तो राइटली इसका जो आंसर होगा केवल और केवल 2 होगा। तो ऑप्शन है क्या? बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर D को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? देन वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, जब दर्पण को MN पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, आप लोग का एक होता है दर्पण प्रतिबिंब, एक होता है जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब जब भी बनता है तो लेफ्ट को राइट कर दिए, देखिए ये आप लोग का देखिए लेफ्ट को राइट कर दिया, राइट को लेफ्ट कर दिया, ये रूल होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए ये आप लोग को जो 2 लिख रहा, सबसे पहले राइट में लिख रहा तो इससे सबसे पहले लेफ्ट में लिखने का प्रयास करेंगे, देन आप लोग को उल्टा रूप में लिखना पड़ेगा। क्लियर है? ये L आप लोग को लिख रहा तो हम लोग ये भी L स्टेप से करें, फिर देन आप लोग को M करना पड़ेगा, फिर B है तो B के लिए भी आप लोग स्टेप से करना पड़ेगा, 4 के लिए स्टेप से करना पड़ेगा, देन R के लिए अगर आप लोग लिखते हैं तो इस टाइप से आप लोगों को करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस टाइप से आप लोग इससे बना सकते हैं, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर ये होता है। तो इस टाइप से देखिए तो ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर सकते थे। क्लियर है? देखिए ऑप्शन C तो शुरू में 2 लिखे था, ये तो आप लोग कैंसिल हो गया था, देन ये भी आप लोग कैंसिल हो गया था, और ये दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन था, यानी A अभी में, तो A अभी में कन्फ्यूजन में आप लोग क्या कर सकते थे, देखिए दोनों वैसे लग रहा, लेकिन इसमें देखिए L इसमें अपोजिट नहीं था, इसलिए हम लोग B को A को क्लिक कर दिए। चलिए ये भी क्वेश्चन इस टाइप से पूछा, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदलना जाना चाहिए। तो ये आप लोग क्या कीजिए, इसको आप लोग खुद से कीजिएगा। वैसे मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B होगा, देख लीजिएगा ट्राई करके। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर TMBF ATIM एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार CLGP JSNW से संबंधित है। समांतर के अनुसार करते हुए QEAD किससे संबंधित होगा? ये भी अगर थोड़ा सा देखिएगा तो सारे में देखिए साथ साथ के देखिए
आप लोग का टी आता है 20 में और ए आता है 27 में, तो दोनों में 7 का डिफरेंस है। एम आता है आप लोग का 13 में और टी आता है 20 में, सारे में देखिए 7 का डिफरेंस है। तो क्यू आता है आप लोग का 17, 17 में से 7 जोड़ेंगे 24, 24 में क्या आता है एक्स आता है। ई आता है आप लोग का 5 है, 5 7 12, 12 में क्या आता है एल आता है। देन एक आता है 1 में, 1 में हम लोग क्या करेंगे 1 में 7 को ऐड करें तो 8, 8 में क्या आता है एच आता है। देन डी आता है 4 में, 4 और 7 जोड़े तो 11 तक किया गया। तो आप लोग को एक्स एल एच के आ गया, एक्स एल एच के, एक्स एल एच के। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। कौन सा हार्मोन मानव प्लेसेंटा द्वारा स्रावित नहीं होता। देखिए साइंस का क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा हार्मोन मानव प्लेसेंटा, सबसे पहले फिर प्लेसेंटा आप लोग जानते हैं वुमेन्स में होता है, क्लियर है। तो प्लेसेंटा द्वारा कौन सा हार्मोन मानव प्लेसेंटा द्वारा स्रावित नहीं होता। देखिए एससीजी होता है, एस्ट्रोजन भी होता है, प्रोजेस्टेरोन भी होता है, लेकिन एलएच जो होता है ना यह नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए मानव प्लेसेंटा में स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं सबसे पहले एचसीजी होते हैं। एचसीजी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरोनिक गोनोस्ट्रोपिक होता है, क्लियर है। देन एस्ट्रोजेंस होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, ह्यूमन प्लेसेंटल होते हैं। अब देखिए एलएच का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइटिंग हार्मोन्स होता है, जो कि हम लोग का अग्र पीयूष ग्रंथि में होते हैं, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे डी को क्लिक करेंगे। और फ्रेंड्स आप लोग को पता है जो हार्मोन होता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन माना जाता है, क्योंकि इसको भूमिका मादाओं में अंडाशय और नरों में विष्णुओं के ग्रोथ्स करने कंट्रोल करवाते हैं, क्लियर है। चलिए वही बातें करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन जो होता है यह मासिक धर्म और गर्भावस्था में रजनोवृत्ति के लिए एक प्रमुख हार्मोन्स होता है। वही बात करना चाहते हैं प्रोजेस्टेरोन, तो ये प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी मदद करता है, क्लियर है। चलिए डीएनए प्रतिकृति के दौरान पश्चगामी रज्जुक छोटे छोटे टुकड़े में बनता है, जिन्हें ओकाजाकी खंड कहा जाता है। इन खंडों को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है। तो फ्रेंड इसके लिए होता है डीएनए लाइगेज होता है। क्या होता है डीएनए लाइगेज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करें। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन यू नो, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। मैथ्स का क्वेश्चन है ये। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में जीवा पीक्यू की लंबाई कितनी है, जहां व्यास ए बी और गैर व्यासी जीवा पीक्यू बिंदु सी पर लंबवत रूप से प्रतिच्छेद करती है और एसी तथा बीसी का अनुपात 4:3 है। कुछ नहीं करना है इसको, अगर आप लोग बनाते देखिए सबसे पहले क्या लिखा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। तो चलिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में जीवा पीक्यू की लंबाई, सबसे पहले फ्रेंड आप लोगों को पीक्यू की लंबाई किसे, देखिए क्या लिखा है जीवा पीक्यू की लंबाई में कितनी है, जहां व्यास ए बी और गैर व्यासी जीवा पी क्यू। यहाँ पे आप लोग को व्यास जो देना ए बी भी लिख रहा है। तो चलिए मान लीजिए एक ए बी व्यास है, देन हम लोग ए मान लेंगे तो आप लोग इसको क्या मानेंगे बी, क्लियर है। और आप लोग को सॉल्व करना है। गैर व्यासी जीवा पी क्यू बिंदु सी पर लंबवत है, यानी कि यहाँ पे जो लंबवत है ये बिंदु यहाँ पे क्या लिखेंगे सी लिखेंगे। देन हम लोग यहाँ पे ओ है तो यहाँ से ये खींचता कर देंगे। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले त्रिज्या, तो आप लोग का ये त्रिज्या कितना था 7 था, क्लियर है। और फ्रेंड्स आप लोग का इसका देखिए ए सी और बी सी का रेशियो लिख रहा है। ए हो गया हम लोग यहाँ सी था, तो ए सी और बी सी का रेशियो लिख रहा है 4:3। तो ए सी का देखिए टोटल यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग का 4 लिख रहा है। देन यहाँ से यहाँ तक वैल्यू लिख रहा है 3 लिख रहा है। तो हम लोग सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, देखिए ए सी और बी सी के लिए 4:3 लिख रहा, तो हम लोग ए सी के लिए लोग जब दिया 4 है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 4x को ले सकते हैं। तो यहाँ पे 4x लिख देंगे, देन यहाँ पे हम लोग 3x लेंगे, क्लियर है। अब इसके रिगार्डिंग सॉल्व करते हैं। टोटल यहाँ से यहाँ तक ऐड कर देंगे, तो 4x प्लस 3x तो टोटल क्या होगा 7x होगा, क्लियर है। देन फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा ये त्रिज्या जो होता है ये 7 है, क्लियर है। तो यहाँ से ये व्यास में रूप ले रहा है, क्लियर है। त्रिज्या जो था व्यास का दुगना, व्यास जो था त्रिज्या का दुगना होता है, 7 7 14 हो गया। देन x का वैल्यू सॉल्व करेंगे 2 आ गया, क्या आ गया 2 आ गया। अब इसी के रिगार्डिंग हम लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 था, हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोग वैल्यू निकालेगा तो ये तो आप लोग का वैल्यू 7 - 3 था, इसके अकॉर्डिंग आया तो 8√3 आएगा, क्या है 8√3। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, जीवा से केंद्र की लंबवत दूरी 6 सेंटीमीटर, तो जीवा की लंबाई क्या होगी। देखिए सबसे पहले हम लोग एक वृत्त शो कही है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा, वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, केंद्र से जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से हम लोग ये कर देंगे, क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग क्या लिखें, एक सबसे पहले देखिए ये आप लोग का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो गया। अब केंद्र से लंबवत दूरी आप लोग को यहाँ पे लिख रहा कितना 6 सेंटीमीटर। अब 10 6 है तो हम लोग यहाँ पे क्या आएगा अल्टीमेटली 8 आएगा, तो ये भी क्या आएगा आप लोग का 8 आएगा। तो जीवा से टोटल लंबाई तो 8 8 क्या हो गया 16 हो गया। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी को देख सकते हैं। तो 16 को क्लिक कर देंगे।
ये तो क्वेश्चन काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। अधिकतम और न्यूनतम बिक्री के माध्य कितना है? तो फ्रेंड्स अधिकतम और न्यूनतम की बात करना चाहते हैं ना, तो आप लोग को इस डाटा के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। सबसे पहले अधिकतम देखना है और न्यूनतम। सबसे पहले मैक्सिमम देखें 400 584 है। देन न्यूनतम अगर देखें तो 205 है। दोनों को क्या करें, एवरेज निकालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए 205 है, देन आप लोग को 8584 है, इसको हम लोग एवरेज निकालेंगे यानी 2 से डिवाइड करेंगे। तो टोटल ऐड किया तो 789 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 394.5 करोड़ आएगा। तो राइट आंसर होगा 394.5, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 990 और 1330 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 10 शेषफल प्राप्त होता है। सबसे पहले जब भी बड़ी संख्या का कंसेप्ट आता है और विभाजित करने के लिए हम लोग क्या करें, जो आपको जो बड़ी संख्या रहता है यानी 990 लिख रहा, देन आप लोग को 133 लिख रहा, इसमें क्या करें, जो भी आप लोग का शेषफल है दोनों को माइनस करें, इसमें 6 करें, इसमें 10 करेंगे। अब माइनस करें तो 990 में से 6 को माइनस करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग माइनस कीजिएगा तो आप लोग के सामने क्या बचेगा, 984 बचेगा। क्लियर है? देन 1330 में से 10 को माइनस करेंगे तो 1320 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों का हम लोग एचसीएफ निकाल देंगे। तो दोनों का हम लोग एचसीएफ अगर निकालेंगे तो ऑलरेडी आप लोग के सामने 24 आ जाएगा। क्या आएगा, 24। देन इट्स राइट आंसर क्या होगा, 24, जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। 3 संख्याओं का औसत 1.2 है, उनमें से पहले 20 का औसत 1.1 है और अगले 9 का औसत 1 है, तो अंतिम संख्या क्या होगी? कुछ नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या करना है, देखिए सबसे पहले आगे 30 संख्या का औसत 1.2 है, तो 30 गुना 1.2 कर देंगे। देन फ्रेंड्स को सॉल्व कीजिए तो आप लोगों के सामने टोटल आएगा 36 आएगा। क्लियर है? अब देखिए उनमें से पहले 20 संख्या का औसत, तो 20 संख्या का औसत लिख रहा 1.1, तो 20 को 1.1 से गुना कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग कीजिए तो यहाँ पे केवल 22 आ गया। क्लियर है? देन आप लोग को लिखा अगले 9 का औसत कितना लिख रहा है, 1 है, तो 9 को हम लोग 1 से गुना करें, क्या आएगा, 9 आएगा। अब देखिए ये दोनों को जोड़ दिए, 22 और 9 किया था 31 होता। टोटल आप लोगों को कितना आया था, 36 में से हम लोग 31 को माइनस अगर करते हैं क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो अंतिम संख्या का औसत क्या बचेगा, 5 बचेगा। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी की मात्रा का अनुपात जिसमें चीनी की कीमत 40 रुपये प्रति केजी और 30 रुपये पर केजी है, दोनों चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 32 रुपये पर केजी बेचने पर कोई लाभ या हानि न हो? जब भी आप लोग का एलिगेशन का फॉर्म क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या किए, देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक 40 लिख रहा, देन आप लोग का एक 30 लिख रहा। अब दोनों का मिश्रण का वैल्यू लिख रहा 32। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 32 में से 30 माइनस करेंगे, 2 बचेगा। अब 40 में से 32 को माइनस कर 8 बचेगा। अब दोनों का रेशियो निकालेगा तो फ्रेंड्स आप लोग रेशियो बचेगा 1:4, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। देन वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड देखिए यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। क्लियर है? इसका मुख्यालय कहाँ, पेरिस है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसमें सांची स्तूप, तो सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। तो ये फ्रेंड्स कब घोषित किया गया, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्लास 12th का क्वेश्चन है ये, तो 1819 में किया था, 1989 में किया गया था। क्लियर है? और ये कहाँ पे, तो सांची स्तूप कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? बातें करना चाहता है इस चीज़ के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता अभी यूनेस्को के लिस्ट में, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में कुल आई थिंक लगता है टोटल अभी 46, शायद अभी मैं कन्फ्यूजन है, टोटल अभी शायद टोटल 43 साइट्स को जोड़ा गया। क्लियर है? जिसमें कि फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ अभी हाल फिलहाल में लेटेस्ट जो है 2023 में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को और कर्नाटक के होयसल को पवित्र मंदिर समूह में इसको विश्व विरासत में जोड़ा गया था। क्लियर है? और अभी टोटल देखा तो 43 हो चुके हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ असम के अहोम वंश के चराई देव मोई जिसे बोलते हैं मोईदम को भी 43वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को याद करना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप लोग को 41 याद करना है, 42 याद करना है, देन 43 याद करना है। तो 43 में मैं आप लोगों के सामने क्या बोला, असम के मोईदम याद कर ले, असम के मोईदम होता है। क्लियर है? देन 42 के बोलेंगे तो कर्नाटक के होयसल, इस चीज़ को भी याद कर, कर्नाटक के होयसल। एंड वेरी नेक्स्ट 41 को बोलेंगे तो कर्नाटक शांति निकेतन। तो इस टाइप से आप लोग सारे चीज़ को याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसका राइट आंसर होगा 1991 में हुआ था, 1991 में हुआ था। क्लियर है? चलिए
चलिए, और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एफडीआई इंडेक्स में सर्वाधिक सिंगापुर देश द्वारा प्राप्त हो रहा है और भारत में सर्वाधिक निवेश जो होता है मॉरिशस द्वारा ही आता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। वही बातें करना चाहते हैं न्यू औद्योगिक नीति कब हुआ था, तो 24 जुलाई 1991 को लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में से संबंधित है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये और इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है ये। तो नवकलेश्वर उत्सव फेस्टिवल उड़ीसा राज्य से संबंधित है। किससे? ये उड़ीसा से। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यह जो उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिरों से जुड़ा एक प्राचीन उत्सव है। क्लियर है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, ये आप लोग VVI क्वेश्चन कर लीजिएगा। देन वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ दिख रहा, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? ये क्वेश्चन भी आप लोग का आ सकता है। क्लियर है? तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ इसका राइट आंसर होगा संस्कृत की थी। किसका था ये? संस्कृत के। तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या करेंगे? सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? चलिए, और क्या आप लोग को मैं बताऊं, इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना किया था, यानी कि पंडित, देखिए ये जो ना पंडित रमाबाई सरस्वती जो ना, इन्होंने महिला आर्य समाज की स्थापना किया था। कब किया था? 1882 में किया था। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। देन वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जो किया था 1656 में हुआ था। कब हुआ था? 1656 में हुआ था। क्लियर है? और जामा मस्जिद भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है। और याद रखिए इसको निर्माण किसने करवाया? तो इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना। इसका जो निर्माण करवाया गया वह शाहजहां ने करवाया। किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया था। क्लियर है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहते हैं? होपफुली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो जनक होता है वह विक्रम साराभाई को माना था। किसको बोलता है? विक्रम साराभाई को। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करें, विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे? तो याद रखिए केरल में। कहाँ पे? केरल के त्रिवेंद्रम में। क्लियर है? और फ्रेंड्स याद रखिए इस केंद्र की जो शुरुआत हुआ था 1962 में हुआ था, जो कि थुम्बा वर्टिकल रॉकेट लॉन्च से हुआ था। क्लियर है? और वर्तमान समय में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम में है। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो राइट आंसर होगा विक्रम साराभाई हो गया। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या लिख रहा है ये। तो आ गया स्टेटमेंट एंड वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया। सभी जैम मक्खन है, तो देखिए सारे जैम है, तो मान लीजिए जैम है ये, तो यहाँ लिख रहा है सभी जैम क्या? मक्खन है। तो मक्खन को हम लोग क्या मानेंगे? बटर मान लेंगे। क्लियर है? फिर लिख रहा है कुछ नींबू स्याही है, क्या लिख रहा है? कुछ नींबू स्याही, तो नींबू का हटाइए। कुछ नींब स्याही, नींब हटाइए। कुछ नींब मक्खन है, तो देखिए कुछ नींब यानी कुछ, ये जो आप लोग का नींब जो है ना, कुछ नींब मक्खन है, तो एन अब भी बटर मान लिया। अब क्या लिखा है? कुछ नींब स्याही है, कुछ नींब आप लोग का इंक है यानी कि आई लिख देंगे। क्लियर है? अब देखते हैं निष्कर्ष में आप लोग को क्या लिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल निष्कर्ष में देखते हैं क्या लिख रहा है ये। लिख रहा कुछ स्याही मक्खन है, तो क्या कुछ इंक आप लोग का बैटर में जा रहा है, तो इसका कोई इससे रिलेशन नहीं, तो पहला कैंसिल करेंगे। देन सभी जैम नींव है, ये जैम जो है ना नींव तो नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ ये भी आप लोग का गलत हो गया। तो आप लोग का क्या करेंगे? ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2 फॉलो करेगा। तो राइट आंसर करेंगे तो ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए ये आप लोगों को खुद से करना फ्रेंड्स काफ़ी इजी होता है। क्लियर है? वैसे इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। होपफुली आप लोग बना लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है, प्लस को माइनस और मल्टीप्लाई को डिवाइड्स में बदल दीजिएगा। ये देखिए जानवर शेर सियार है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए जानवर ये। क्लियर है? जानवर के अंदर आप लोग का शेर भी आते हैं और सियार भी आते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। एक निश्चित कुछ भाषा में FROM को HSNK लिखा जाता है। वेग को देखिए इसमें आप लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, F का संबंध H से है, तो देखिए F का होता है 6 होता है। क्लियर है? H का संबंध 8 होता है, H होता है 8 में, यानी 2 फला में इंक्रीज करें। यहाँ पे देखिए W होता है आप लोग का 23 में होता है, देन Y होता है 25, यानी पहला अक्षर में आप लोग को 2 इंक्रीज करें। R होता है 18 में और S होता है 19 में, तो एक सेकेंड में 1 बढ़ा रहे हैं। देन O आप लोग का 15 से घटाए 14। फिर क्या होता है? M आप लोग का होता है कितना में? M होता है आप लोग का 13 में, यहाँ पे 2 घटा दिए। यानी कि फ्रेंड्स अगर देखिए इसका कॉम्बिनेशन ये पहला में +2 करना, देन +1 करना, देन -1 करना, देन -2 करना। तो देखिए जे में 2 वर्ड्स जोड़े, तो JKL, तो पहला L हो गया। U में हम लोग 1 को बनाए, तो U के बाद क्या आता है? T आता है। फिर देखिए नेक्स्ट जो भी है उसमें घटाना है, तो हम लोग को M से पहले क्या आता है? L आता है, तो L कर दें। M के पहले, हाँ तो यहाँ पे क्या M लिख रहा है, तो M के पहले क्या आता है? L आता है, तो L लिख देंगे। देन आप लोग के सामने ये लिख रहा है P, तो फ्रेंड्स P में हम लोग क्या करें? 2 घटा देंगे, तो P में 2 घटाएं तो N आएगा, यानी LT। यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए, तो LV। ये तो हम लोग को देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन था, यहाँ पे आप लोग केवल एक बात है U के बाद V आता है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन देखिएगा, बन जाएगा ये।
तो देखिए ये सब सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व आवर्त सारणी में सबसे अधिक धात्विक गुण प्रदर्शित करता है? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है। कौन सा तत्व आवर्त सारणी में सबसे अधिक गुण धात्विक गुण? सबसे पहले फ्रेंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिख रहा है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सीजियम लिख रहा है। क्लियर है? तो इसके रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो मैं आप लोगों को बताऊं इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए सीजियम होगा। क्या होगा? ये सीजियम होगा। इसके पीछे तात्कालिक कारण भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए पीरियोडिक टेबल आप लोग देखे होंगे, पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, दायां बायां के रूल्स आप लोग पढ़े भी होंगे। तो इसी के रिगार्डिंग में आप लोगों को पूरे के पूरा समझा देता हूँ। क्लियर है? तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसका राइट आंसर वैसे होगा सीजियम होगा। क्या होगा? सीजियम होगा, जिसका संकेत होता है CS और एटॉमिक नंबर क्या होता है 55 ही होता है। क्लियर है? तो देखिए याद रखिएगा सीजियम में सबसे अधिक धात्विक गुण वाले तत्व होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यह बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। क्लियर है? इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ आवर्त सारणी में किसी आवर्त से बाएं दाने आवर्त से बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट से अगर आप लोग राइट जाते हैं, देखिए लेफ्ट से अगर राइट जाते हैं तो धात्विक गुण घटते हैं। यानी कि देखिए आप लोग अगर लेफ्ट से राइट जाते तो क्या होता है, धात्विक गुण क्या होता है, घटते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोग सोडियम लिख दिए, यहाँ पे आप लोग मैग्नीशियम लिख दिए, यहाँ पे एल्यूमिनियम लिख दिए, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो धात्विक गुण किसका होगा? सोडियम का होगा। क्लियर है? और मैग्नीशियम एल्यूमिनियम भी किसका होगा? मैग्नीशियम का होगा। और वही फ्रेंड्स अगर आप लोग को ऊपर से नीचे आते हैं यानी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे धात्विक गुण बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे नीचे यहाँ पे देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे सोडियम लिख रहा, देन आप लोग को यहाँ पे मैग्नीशियम हो जाएगा, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम होता है। क्लियर है? और आप लोग को पता होगा सीजियम जो आता है आप लोग को सबसे नीचे आते हैं, यहाँ पे सीजियम मान लो NS ले लिए। तो देखिए ये चारों में कंपेरिजन करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो नीचे कौन है, ये CS है, यानी सीजियम का सबसे ज़्यादा होगा, यानी सीजियम सबसे ज़्यादा यहाँ पे धात्विक गुण होगा। देन क्या होगा? सोडियम होगा। देन क्या होगा? आप लोग का मैग्नीशियम होगा। लास्टली आप लोग का सबसे कम क्या होगा? एल्यूमिनियम का। ये रूल्स होता है। क्लियर है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो सीजियम होगा। क्या होगा? सीजियम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को मोहब्बत से क्लिक कर देंगे। होपफुली आप लोग को मजा आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग को बताना है निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक का कार्य करता है? देखिए सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। ऑक्सीकारक पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन देने की क्षमता होता है। तो अल्टीमेटली इसमें आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो राइट आंसर होगा HNO3। क्या होगा? HNO3 होगा। HNO3 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, और यह ऑक्सीडाइज्ड होकर NO2 बनाता है। क्या बनाता है? NO2 बनाता है, जिसकी वजह से इसका अपकरण होता है। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, उसके रिगार्डिंग मैं बताऊंगा। 12,000 रुपये पर 9 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का त्रिमासिक क्या होगा? देखिए यहाँ पे त्रिमासिक बोल रहा। हमेशा याद है कि जब भी त्रिमासिक बोलते हैं तो टाइम जो आप लोग को जो भी दिया, मान 9 महीना दिया तो त्रिमासिक में जो भी टाइम रहेगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? तो 9 तक 36, तो 36 महीना को ईयर में बदलिए तो कितना आएगा? 3 ईयर्स आएगा। क्लियर है? देन रेट के लिए क्या कि जब भी त्रिमासिक रहता है तो जो आप लोग का जो रेट दिया, देखिए यहाँ पे 20% है तो उसको 4 से डिवाइड कर दिया, क्या आ जाएगा? 5% आएगा। क्या आएगा फ्रेंड? 5% आएगा। क्लियर है? तो आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। अब 5% को लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1/20 आएगा। क्या आएगा? 1/20 आएगा। अब यहाँ पे टोटल टाइम कितना? 3 ईयर्स लिख रहा है। क्लियर है? तो इसी के रिगार्डिंग में देखिए आप लोग यहाँ पता है प्रिंसिपल होता है, यहाँ पे एक अमाउंट होता है। तो 20% था ना, तो 20 को हम लोग क्या करेंगे? 20 से 1 बढ़ा देंगे तो 21 हो गया। इसी को 3 टाइम्स लिखें क्योंकि 3 ईयर्स का था ना ये, तो 20 से 21 जाएगा। देन आप लोग को फिर क्या करें? 20 से 21 जाएगा। आप लोग सॉल्व करिए तो 20 को लगातार 3 बार गुना किया, कितना आएगा? 8,000 आ गया। कितना आ जाएगा? 8,000। 21 को लगातार 3 बार गुना करें तो 9,261 है। क्या आ गया? 9,261। अब ये दोनों के बीच में हम लोग CI निकालेंगे तो फ्रेंड देखिए 9,261 में से 8,000 को घटाएंगे तो इसका CI आएगा 1261 आएगा। क्या आएगा? 1261 आएगा। क्लियर है? होपफुली आप लोग देखे होंगे यहाँ पे आप लोग को 8,000 का यूनिट का वैल्यू लिख रहा था 12,000। देखिए 8,000 यूनिट का वैल्यू लिख रहा था 12,000, तो आप लोगों को निकालना इसके रिगार्डिंग। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 12,000 आप लोग को जो दिया था 12,000 को किससे गुना कर? 1261 को गुना कर देंगे, देन 8,000 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको सॉल्व किया तो 1891.50 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए एक ट्रेन 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यह 7 सेकंड में एक खंबे को पार करते हैं तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? कुछ नहीं करना है। देखिए लंबाई यानी दूरी, तो दूरी में क्या होगा? चाल गुना समय, तो चाल कितना लिखा? 79.2 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ देखिए किलोमीटर पर आवर था तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करें? 5/18 से मल्टीप्लाई। ये आप लोग का चाल हो गया गुना समय क्या? 7 सेकंड। अब सॉल्व कर लीजिए ना ये, तो पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर दे। 7 का पारा में 10 कितना बार में था? 2 बार में। अब इसको पूरे सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व कीजिए
तो देखिए सॉल्व होता है क्या, 2 का पहाड़ा में यहाँ पे इसको काटिए ना, सबसे पहले 3 दूनी 6, यहाँ पे किया तो 39 दूनी 78, तो 39 दूनी 78 होता ना, 78 और यहाँ पे 6 आ गया। और आप लोग सॉल्व कीजिए, 18 का पहाड़ा में 18 दूनी 36, हाँ 18 दूनी 36 हो गया, फिर 18 दूनी 22, 22 को 7 से गुना करेंगे तो 154 मीटर आएगा। तो 154 मीटर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। देखिए यदि x प्लस वाई का वैल्यू 12 है और एक्स वाई का वैल्यू 6 है तो इसका मान निकालना है। जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले इसमें वाई एक्स का एलसीएम लेंगे, तो क्या होगा, एक्स वाई हो गया। देन मीन का जोड़ करना है, तो देखिए वाई वाई कैंसिल होगा तो एक्स को एक्स से गुना करेंगे, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे कीजिए तो वाई स्क्वायर आएगा। आप लोगों को क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो आप लोगों को पता होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं लिख देता हूँ। ए देखिए ए प्लस बी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले याद कर लिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, देन माइनस कीजिए 2xy, ये फार्मूला तो आप लोग तोड़ के देख लीजिए। बाय यहाँ पे क्या, एक्स वाई, क्लियर है। तो आप लोग सॉल्व करिए, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू क्या लिख रहा, तो फ्रेंड देखिए x प्लस वाई का वैल्यू 12 लिख रहा है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो गया। देन 2 एक्स वाई का वैल्यू क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, क्लियर है। अब यहाँ देखिए एक्स वाई, तो एक्स वाई का वैल्यू 6 है, तो 144 में से 12 को घटाएंगे, क्या बचेगा, आप लोग के सामने 132 बचेगा। 132 को हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, 22 बच जाएगा। तो राइटली आंसर जो होगा 22 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। ऋषि और सरिता के पास 4,760 रुपये है। यदि ऋषि को राशि का 9/16, सरिता को राशि का 3/4 के बराबर है तो सरिता के पास कितनी राशि है। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड, देखिए सबसे पहले अगर आप लोग सॉल्व करते हैं, देखिए ऋषि और सरिता के पास 4,760 रुपये, क्लियर है। और ऋषि की राशि का 9/16, सरिता की राशि के 3/4 के, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, ऋषि की राशि का कितना लिखा, 9/16, देखिए ऋषि की राशि का 9/16 सरिता की राशि के 3/4 के आपस में बराबर है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये 3 का पारा में 3 बार में कर दें, 4 का पारा में 4 कर दें, तो यहाँ से आप लोग निकालिए तो 3r बराबर लिखे तो 4s होगा, क्लियर है। अब RS का रेशियो निकालेगा ना तो सिंपल वे में 4/3 आएगा, क्या आएगा, 4/4, हाँ 4/3 आ रहा है, क्लियर है, 4/3 आएगा। तो आप लोगों को इसमें बोला ना सरिता के पास कितनी है, तो सरिता का तो 3 हो गया, देखिए टोटल 3 हो गया और टोटल जोड़ेंगे तो 7 हो गया, तो 3/7 कर देंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सरिता के पास, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया था, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे 3/7 हो गया था, देखिए 3/7 कर देंगे। ओवरऑल कितना था, 4,60,60 था। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो टोटल अगर आप लोग सॉल्यूशन भी करते हैं तो 2,040 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2,040 रुपये आ जाएगा, क्लियर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 2,040 रुपये, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए, एक कैश तेल उत्पाद को 336 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ होता है। यदि लाभ घटकर 9% कर दिया जाता है तो परिणामी विक्रय मूल्य ज्ञात करना। कुछ नहीं करना फ्रेंड, कुछ भी नहीं करना, केवल एक ही काम करना है। देखिए सबसे पहले 336 रुपये था, 336 कर देंगे। देन आप लोग को क्या हो रहा है, 9% क्या लिख रहा, 12% का लाभ होता है और यहाँ पे लिखा लाभ घटाकर 9% तक कर दिए, तो जो भी कर देंगे वहाँ पे 9% ले देना। यहाँ पे क्या लिखा था, 112। अब सॉल्व कर लीजिए ना, तो इसको सॉल्व किया तो 12 का पारा भी आप लोग को 136 आएगा 3 बार में। अब 109 को 3 से गुना करेंगे तो 327 रुपये आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। 275 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 5% छूट पर बेचा जाता है। विक्रेता अभी भी 4.5% लाभ प्राप्त करता है, तो उसके क्या लिखा, उसने इसके लिए कितना भुगतान किया। ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग बना लिए होंगे। सबसे पहले देखिए MP कितना लिख रहा है, 275 लिख रहा, डिस्काउंट कितना लिख रहा, 5% लिख रहा, प्रॉफिट कितना लिख रहा, 4.5। तो इसके लिए एक फार्मूला आता है जो कि सिंपल वे में आप लोग पढ़े भी होंगे, मैं आप लोगों को बहुत सारे बार में इसको क्वेश्चन को बताता था, तो उसी के रिगार्डिंग आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फार्मूला को डिस्कस कर देते हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। तो फ्रेंड्स फार्मूला देखिए, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा। देखिए मैं लिख देता हूँ MP/CP, देखिए मैं लिख देता हूँ MP/CP का जो लिखिएगा 100 प्लस प्रॉफिट कर दीजिए, देन यहाँ पे 100 माइनस डिस्काउंट कर दीजिए, क्लियर है। इस फार्मूला पे अप्लाई कर दीजिए। तो MP का वैल्यू देखिएगा तो 275 है, 275 कर देंगे, क्लियर है। और आप लोग यहाँ पे CP निकालना तो हम लोग CP कर देंगे। देन 100 प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का वैल्यू लिख रहा था 4.5, तो 100 में से 4.5 को ऐड करेंगे तो 104.5 आ गया, क्लियर है। और 100 माइनस डिस्काउंट, यानी 100 में से 5 को घटाएंगे कितना आएगा, 95 आएगा, क्लियर है। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो अगर इसको पूरे का पूरे सॉल्व कर सकते हैं तो आप लोग के बीच जो आंसर आएगा 250 रुपये आएगा, कितना आएगा, 250। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 250, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे।
चलिए 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त कर दिया था। सबसे पहले याद रखिएगा 1857 के समय अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम कौन थे, बहादुर शाह जफर को सत्ता से बर्खास्त कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ बहादुर शाह जफर का जो मौत हुआ था, आप लोग बता सकते हैं कहाँ पे हुआ था, रंगून में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, रंगून में हुआ था। 1857 में नहीं बल्कि 1858 में हुआ था। ये भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। चलिए, और 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे ये, लॉर्ड कैनिंग थे। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए, और युद्ध के बाद अंग्रेजों ने इसे कहाँ भेज दिया था, वर्मा भेज दिया, म्यांमार भेज दिया था। क्या लिख रहा, यहाँ पे देखते हैं क्या लिख रहा। मेट्रो ट्रेन, दिल्ली मेट्रो का पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था। ये तो इजी क्वेश्चन था, इसका किसने किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। इस चीज़ को याद रखिए, दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, 24 दिसंबर 2002 को किए थे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं क्या लिख रहा है। मनमोहन सिंह के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। फ्रेंड, आप लोग को पता होगा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जो कि 2004 से लेकर 2014 के बीच में रहे थे। क्लियर है। और इनका अभी हाल में देहांत हो गया, 26 दिसंबर 2024 को हो गया था। क्लियर है। चलिए, 1930 में शुरू की गई किस महत्वपूर्ण घटना में भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए अहिंसक आंदोलन में शामिल होने के प्रेरित और संगठित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो देखिए 1930 की बात करना चाहते हैं, तो 1930 में देखिए सबसे पहले गदर आंदोलन तो ऑलरेडी आप लोगों को पता 1 नवंबर 1913 को हुआ था, तो ये कैंसिल हो गया। स्वदेशी आंदोलन हुआ था 7 अगस्त 1907 को, तो ये भी आप लोग का कैंसिल कर सकते हैं। देन भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, तो ये भी कैंसिल कर सकते हैं। नमक सत्याग्रह कब हुआ था, तो ऑलरेडी मैं बताया था 12 मार्च 1930 को हुआ था। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या लिखिएगा, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना के लिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द अनुसार क्रम सही है। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे भारतीय संविधान, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र आप लोग पढ़े होंगे। तो इस तरफ से अगर देखिए तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। आप लोग संविधान प्रस्तावना पढ़े होंगे, प्रेम्बल। ठीक है, द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नोट इन प्रेम्बल। तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्र, ये सब पढ़े होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये आप लोगों का सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में। सबसे पहले याद रखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अभिप्रभाव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर मैं लिख देता, देखिए 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पारित किया गया था। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। और भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना जो लिया गया वह अमेरिका देश से लिया गया। कहाँ से लिया गया, अमेरिका देश से लिया गया। वही बात करना चाहते हैं प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की जो भाषा लिया गया वो ऑस्ट्रेलिया देश से लिया। किस देश से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल और केवल एक ही बार अभी तक एमेंडमेंट हुआ था, यानी संशोधन हुआ, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन, देखिए मैं लिख देता हूँ 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। इसमें संविधान में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला सबसे पहले समाजवादी, देन पंथ निरपेक्ष और लास्ट जोड़ा था अखंडता। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, किस भाषा को पूर्व का इतावली कहा जाता है। ये तो मैं आप लोगों को बताया था, पूर्व का इतावली बोलते हैं तेलुगु भाषा को। किस भाषा को बोलते हैं, तेलुगु भाषा को। और फ्रेंड्स आप लोगों को जानकर हैरानी होगा भारत सरकार ने तेलुगु साहित्य को 2008 में साहित्य भाषा का भी दर्जा दिया है। क्लियर है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए भारत में कुल कितने शास्त्रीय भाषा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी देखिए मैं इसलिए ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का पेपर सामने है। अब मैं उस क्वेश्चन को आगे कंटेंट देख लिए कितना, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा। एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा की तुलना में एकाधिकारी में मांग वक्र होता है। ये आप लोगों का क्वेश्चन अच्छा इकोनॉमिक्स में। तो एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा की तुलना में एकाधिकार में मांग वक्र जो होता है वह कम लोचदार होता है। क्या होता है, कम लोचदार होता है। 3 बजे घड़ी की घंटी और मिनट के बीच कितनी डिग्री का कोण बनेगा। तो इसके लिए फार्मूला याद कर लिए, जब भी बताना तो आप लोग फार्मूला लिखिएगा 11/2 कीजिएगा, मिनट -30h होता है। ये फार्मूला को याद कर लीजिए। अब देखिए 11/2 कर देंगे मिनट, तो मिनट 3 बजे में कितना मिनट होता है, 0 होता है। -30h का वैल्यू 3 लिख रहे हैं, तो 30 क्या होता है 90, तो 90 डिग्री। तो फ्रेंड 90 डिग्री आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। R 54, तो फ्रेंड्स आर आप लोग का होता है 18 तो ये 54 हो गया। डब्लू का आप लोग को पता 23 को
3 से, यानी 23 को 3 से गुना, 23 69 होना चाहिए। यू होता आप लोग 21 63 हो रहा, एल होता 12 36, वाई 25 75। देखिए यहाँ पे होना चाहिए था डब्ल्यू 69, जो कि यहाँ पे 68 लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। वर्षा बाढ़ से तो सूखा, आप लोगों को पता है जिस प्रकार अधिक वर्षा होने पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार अधिक सूखा पड़ने पर क्या होती है, तो क्या होती है, अकाल आती है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। यदि आप शुरू में दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं और फिर 180 डिग्री बाईं की ओर मुड़े हैं, तो आप किस दिशा में मुंह करके खड़े होंगे। देखिए सबसे पहले आप शुरू में दक्षिण को मुंह करके खड़े हैं, फिर 180 डिग्री बाईं ओर, तो अल्टीमेटली फ्रेंड देखिए इसमें बाईं ओर घूम जाएंगे ना, तो हम लोग ये हो जाएगा उत्तर दिशा। क्या हो गई, उत्तर दिशा हो जाएगा। बादल बारिश से उसी तरह संबंधित है जैसे हवा किससे संबंधित है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड जिस प्रकार बादल के कारण बारिश होता है, उसी प्रकार हवा के चलने से क्या होता है, धूल निकलती है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। पी क्यू का भाई है, देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए पी क्यू का भाई है, यानी देखिए आप लोग का जो पी है ना, ये आप लोग का क्यू का भाई है, तो भाई यानी हम लोग यहाँ पे प्लस कर दिए हैं। क्लियर है, पी क्यू का भाई है, जो आर की बहन है, यानी कि जो क्यू जो है ना वो आर की बहन है, क्यू जो है आर की बहन है, तो यहाँ पे इसका नेगेटिव हो गया। क्लियर है, एस टी का भाई है, एस जो आप लोग का टी का भाई है, और टी क्यू की माँ है, टी जो है क्यू की माँ है, तो चलिए यहाँ पे टी जो है क्यू की माँ है। क्लियर है, और एस किसका भाई है, टी का, तो एस टी का भाई। चलिए मान लेते हैं एस जो आप लोग का टी का भाई। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो लिख रहा आर का हो गया ना, एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है। देखिए एस का क्यू से संबंध पूछ रहा, तो एस कहाँ पे, देखिए एस का क्यू से संबंध हो रहा, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर देखिए तो ये मामा हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, मामा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर वस्तु का त्वरण क्या होगा। हमेशा फ्रेंड्स याद रखिएगा, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाता है, तो उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर वस्तु का त्वरण जी नीचे की ओर होगा। क्या होगा, ये नीचे की ओर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप लोग को मैं बताया था, देखिए जी का जो मान होता है, जी का जो वैल्यू होता है क्या होता है फ्रेंड, तो 9.8 होता है। क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जी क्या होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को बोलते हैं जी बोलते हैं, इसे गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा गैस जिम्मेदार है। तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स याद रखिए, ओजोन परत की क्षरण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सा, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इसके लिए एक बैठक हुआ था ओजोन परत की बचत के लिए, जो कि होता 16 सितंबर को हुआ था। देखिए 16 सितंबर 1987 को हुआ था, जो कि कहाँ पे हुआ था, तो ये होता कनाडा के मॉन्ट्रियल में होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसी वजह से 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग ओजोन संरक्षण डे मनाते हैं। एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करना, केवल वही फार्मूला यूज करना। देखिए मैं आप लोग को बताया था MP/CP यूज करना। MP/CP क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना लिख रहा था, शायद 10%, 15% छूट देकर ना 10% का लाभ करता, तो 100 प्लस प्रॉफिट यानी 10% यानी 110 हो गया, और 15% छूट देता है, तो यहाँ माइनस कर देंगे। आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे करेंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखें 5 का पढ़ाई 22 बार में आ गया, ये 5 का पढ़ाई 17 बार में आ गया। अब यहाँ लिख रहा है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का, तो क्रय मूल्य का रेशियो 17 रहा, वही आप लोग का अंकित मूल्य का आ रहा 22, तो 17/22 कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए को ही क्लिक कर दें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। संख्याओं, देखिए संख्याओं 4, 6, 8, P 12 और 14 की माध्यिका 9 है, तो P का मान क्या होगा। सबसे पहले फ्रेंड 4, 6 देखें ना, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए माध्यिका 9 सबसे पहले जो भी संख्या है इसको हम लोग देखेंगे क्या लिख रही है। यहाँ पे 4 है, फिर 6 है आप लोग का, देन 8 है, फिर P है, देन लिए आप लोग का 12 है, और आप लोग का 14 है। क्लियर है, इसकी माध्यिका 9 है। टोटल संख्या कितना 1 2 3 4 5 6 है, तो टोटल संख्या 6 है। तो 6 आप लोग का क्या है, इवन नंबर है, तो इवन के लिए क्या होता है n/2, यानी कि जो भी आप लोग का n/2 यानी कि तीसरा पद है, जो तीसरा पद यानी कि 8 हो गया, फिर चौथा पद यानी कि P हो गया, ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना, आप लोग का माध्यिका 9 दिया। आप सॉल्व कर लीजिए ना, तो 8 प्लस P का वैल्यू 9 दूनी क्या होता है 18 होता है, तो P का वैल्यू 18 में से 8 को घटा देंगे कितना बचेगा 10 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें 10, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। अमित की आय तथा व्यय का प्रारंभिक अनुपात 9:5 है। उसकी आय में 5% में बढ़ाया जाता है तथा व्यय को 5% से बढ़ाया जाता है। यदि उसकी नई बचत 37,000 रुपये है, तो अमित का प्रारंभिक आय क्या होगा। कुछ भी नहीं करना, देखिए अमित है ये, सबसे पहले अमित का देखिए कोई भी इनकम होता है तो इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेव होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे लिख रहा अमित की आय और व्यय, तो आय का अनुपात लिख रहा 9 लिख रहा, तो हम लोग 9 लिख देंगे। व्यय लिख रहा 5, तो हम लोग सबसे पहले क्या करें इस 5 वाले, तो आप लोग बताइए इसका सेव वाई कितना होता है 4 रेशियो में आएगा। क्लियर है, अब लिख रहा
देखिए उसकी आय में 5% बढ़ाया था। तो फ्रेंड्स मान लीजिए हम लोग इसको आय यानी कि मान लीजिए 9,000 माने थे कि 900 माने हैं, तो 900 में हम लोग 5% बढ़ाते थे। तो देखिए 900 में हम लोग 505% बढ़ाते हैं यानी 105 बटा क्या लिखेंगे 100। तो देन इसके रिगार्डिंग सॉल्व कीजिएगा। तो 5 9 45 हो गया, यहाँ पे 9 यानी कितना का 945 हो गया। क्लियर है। अब लिख रहा और व्यय को 15% बढ़ाया था यानी एक्सपेंडिचर मान लेते हम लोग 500 था, ठीक है, और सेव था 400। तो यहाँ पे 500 में हम लोग क्या करें 15% यानी 115% बढ़ाएंगे। तो 115 को 5 से गुना करते हैं, 15 चौक 60 हो गया, 5 का यानी 560 हो गया। अब देखिए 945 में से 560 को घटाएं तो 5 में से 0 हो जाएगा, 5 बचेगा। फिर 14 में से क्या बचा, 14 में से 6 गया तो यहाँ पे 8 बचा। देन आप लोगों को 9 में से यहाँ पे 8 में से 5 या 3 बचा। अब 385 रुपये का जो वैल्यू लिख रहा ना आप लोग का 37 यानी कि 37,000 लिख रहा। तो आप लोग को इसको कैंसिलेशन जब कीजिएगा ना तो यहाँ पे टोटल देखिएगा तो आप लोग का जो आय आ जाएगा तब पे 90,000 आ जाएगा। क्या है 90,000 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए एक घनाभ का आकार एक घनाभ के आकार के घनाभ का आकार का कमरा जिसका आयत देखिए आयाम 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर रखी जा सके, सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगा। हमेशा याद है जब भी सबसे लंबी के लिए बोलेंगे ना तो इसका डायगोनल निकालते हैं यानी L², देन आप लोग का B² करेंगे, देन आप लोग का H² करेंगे। तो L², तो L का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 करेंगे, देन B का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 करेंगे, और H यानी 4 का 16, 16 9 25 और 4 क्या होता है 29 होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या करेंगे √29 कर देंगे। क्लियर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए देन वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको अगर सॉल्व किया तो हम इस क्वेश्चन को नहीं बता सकते, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए इस क्वेश्चन को बताने के लिए देखिए एक थैले में 6 काली और 8 सफ़ेद गेंद है। एक गेंद एक निकाली जाती है, खींची गई गेंद के सफ़ेद होने की प्रक्रिया क्या होगी। सबसे पहले जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग को कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ेगा। एक थैले में 6 काली और 8 सफ़ेद गेंद है, एक गेंद निकाली जाता है तो खींची गई गेंद के सफ़ेद होने की प्रक्रिया। तो देखिए सबसे पहले सफ़ेद गेंद की संख्या कितना 8 है तो 8 कर देंगे। 8 कॉम्बिनेशन इसमें एक ही गेंद को निकालना था तो 8 कॉम्बिनेशन 1 कर देंगे बाय टोटल बॉल कितना हो गया 14, 14 कॉम्बिनेशन 1 करेंगे। देन 8 कॉम्बिनेशन 1 का वैल्यू 8 हो गया और 14 कॉम्बिनेशन 1 का वैल्यू 14 हो गया। दोनों का कैंसिलेशन कीजिएगा तो 4/7 आएगा। क्या आएगा 4/7। तो ऑप्शन है क्या बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए भारतीय तीरंदाजों ने पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष भाग लिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप लोगों को पता होगा फ्रेंड। भारतीय तीरंदाजों ने पहली बार ओलंपिक में 1988 में भाग लिया था। कब लिया था 1988 में लिया था। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा जो अपकमिंग जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाले हैं, देखिए एक होने वाला सबसे पहले अपकमिंग देखिए आप लोग को एक 2026 याद कर लिए। 2026 में जो ओलंपिक होने वाले उसको बोलते हैं शीतकालीन। ये आप लोगों को कहाँ पे होगा इटली में होगा। कहाँ पे होगा ये इटली में होगा। देन इसके 2 वर्ष बाद फिर होगा 2028 में। ये आप लोग का जो होता है 4 वर्ष बाद होता है तो 2030 में जो गई फ्रेंच में होगा। कहाँ पे होगा फ्रेंच में होगा। वही बात करना चाहते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो अगले बार होगा वह 2028 में होगा। देन आप लोग का कब होगा 2032 में होगा। तो आप लोग बताइए 2028 में कहाँ होगा 2032 में कहाँ होगा। तो 2028 में आप लोग का USA में होगा यानी अमेरिका में होगा। देन 2032 में कहाँ पे होगा ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ पे होगा ऑस्ट्रेलिया में होगा। और वही 2036 में आई थिंक हमें लग रहा है इंडिया में होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लियर है। AR रहमान ने माइकल जैक्सन के साथ निम्नलिखित में कौन सा संगीत एल्बम रिकॉर्ड किया था। तो फ्रेंड्स काफ़ी फेमस क्वेश्चन आप लोग जानते भी होंगे। तो इसका नाम था एकम सत्यम। क्या था ये एकम सत्यम। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करें तो एकम सत्यम इज द राइट आंसर। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताऊँ यह जो गीत रिकॉर्ड हुआ था वह 1999 में हुआ था। 1999 में हुआ था। देन वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताया था थॉमस कप। देखिए जब यह बैडमिंटन खेलते हैं ना तो आप लोग उसको क्या करते हैं पुरुष लोग उसको थाम के रखते हैं तो पुरुष बैडमिंटन होगा। राइट आंसर क्या लिखेंगे पुरुष बैडमिंटन। तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर देंगे। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोगों को याद कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहता हूँ 2024 का थॉमस कप, और देखिए थॉमस कप और ओबेर को दोनों का जो चैंपियन बना हुआ चीन ने जीता। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। यानी कि फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन आप लोग का आता है 2024 का थॉमस कप का विजेता कौन थे तो याद रखिए 2024 का जो थॉमस कप का भी जो विजेता था वह चीन थे। क्लियर है। उसके साथ साथ उबेर कप का भी विजेता चीन थे। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ क्वेश्चन लिख रहा है आप लोग का भारत के संविधान में कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। चलिए बातें करना चाहते हैं इसमें संविधान के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग भाग नंबर 3 तो अल्टीमेटली भाग नंबर 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं जिसमें आप लोग का फंडामेंटल राइट्स है। तो ऑप्शन नंबर 3 तो कैंसिल हो गया। भाग नंबर 1 में क्या है संघ एवं राज्य है जो कि कैंसिल हो गया। देन भाग नंबर 2 तो फ्रेंड्स आप लोग को पता भाग नंबर 2 में भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक डिस्कस किया गया जो कि इसी में आप लोग का नागरिकता का
प्रावधान किया गया। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। और आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, भारत में एकल नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है जो कि ब्रिटेन के देश से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के देश से लिया गया। क्लियर है, वही बात करना चाहते हैं भाग नंबर 4। तो भाग नंबर 4 में डीपीएसपी यानी कि देखिए डीपीएसपी जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आप लोग को आयरलैंड के देश से लिया गया। तो सारी चीज़ों को आप लोग याद कर सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के विवेकाधीन शक्ति के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यौन कार्य को पेशे के रूप में मान्यता दिया? तो फ्रेंड्स याद रखिए, इसका आर्टिकल नंबर था आप लोग को ऑप्शन नंबर 142। देखिए आर्टिकल नंबर 142 का था। देखिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, सुनते जाइए केवल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 की विवेकाधीन शक्ति के तहत भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यौन कार्य को पेशे के रूप में मान्यता दी है। क्लियर है, सेक्स वर्कर कानून के समान संरक्षण के हकदार है और आपराधिक कानून सभी मामलों में आयु और सहमति के आधार पर समान रूप से लागू होने चाहिए, ये रूल्स बना है। क्लियर है, चलिए इसके साथ साथ फ्रेंड्स मेरे माइंड में कुछ आया था, मैं भूल चुका हूँ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया था। ठीक है, अभी आप लोग बताइए सर्वोच्च न्यायालय के 52वें नंबर का सीजेआई कौन है? तो फ्रेंड आप लोग को पता BR गवई है। कौन है ये? BR गवई है, ये 52वें नंबर के। इससे पहले आप लोग को कौन थे? आप लोग को संजीव खन्ना थे। बातें करना चाहते हैं आर्टिकल नंबर 141। देखिए आर्टिकल नंबर 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों में बाध्यकारी होते हैं। क्लियर है, वही आर्टिकल नंबर 143 होता है, सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता दी गई है। चलिए आर्टिकल 140 में माइंड में भी नहीं है। देखिए स्थिर की मतों पर राष्ट्रीय आय का क्या महत्व होता है? तो फ्रेंड्स याद रखें, स्थिर की मतों पर राष्ट्रीय आय का जो महत्व होता है, आधार वर्ष की कीमतों पर अनुमानित आय। क्या होता है? आधार वर्षों की कीमतों पर अनुमानित आय होता है। क्लियर है, चलिए देन वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, इस रीजनिंग को सॉल्व कीजिएगा। तो देखिएगा ये आप लोग 11 का क्यूब है, ये 13 का क्यूब है, ये 17 का क्यूब है, ये 18 का क्यूब है, ये 19 का। 11, 13, 17, ये 18, ये 19 का। तो ऑलरेडी ये देख सकते हैं ऑड इवन नंबर का, तो इसमें लोग इसको कैंसिल करने 5, 8, 2, 3। क्लियर है, चलिए ये भी आप लोग खुद से बना सकते हैं। इसको भी आप लोग देखिएगा, नीचे दिए गए 4 शब्द, 3 एक किसी में एक संगत है और एक अलग है। तो देखिए कौशल, वजन, स्मरण शक्ति, बुद्धि। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, वजन आप लोग का बॉडी के एक ऑर्डर पार्ट्स होता है। क्लियर है, बाकी कौशल हो गया, स्मरण शक्ति हो गया, बुद्धि हो, ये सभी व्यक्ति को ज्ञान, कौशल, क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। वजन क्या? भौतिक गुण को प्रदर्शित करते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्यू अक्षर वाले फलक के विपरीत में कौन आएगा? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्यू। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्टेप्स का क्वेश्चन आता है ना, जो आगे सेम मिल गया। देखिए दोनों में टी सेम है, तो यहाँ पे अगर टी लेते हैं, यहाँ पे क्लॉक वाइज चलना है। टी के बाद क्या आ रहा है आप लोग का? एस आ रहा, देन आप लोग का आर आ रहा। इसमें भी क्या करेंगे? टी ले देंगे। टी के बाद क्यू है आप लोग का, फिर यू है आप लोग का क्यू के ऊपर में, तो क्यू के ऊपर में क्या एस आ रहा। तो देन फ्रेंड राइट आंसर होगा एस होगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए में कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या लिख रही है। सभी खिलौने कल में है, सभी खेले कल में है। तो चलिए देखते हैं क्या लिख रहा है। सभी खिलौने कल में है, तो देखिए सभी खिलौने मान लिए हैं। क्लियर है, तो सभी खिलौने क्या बोल रहा है? कल में है, तो यहाँ पे कल में मान लिए हैं। देन क्या हो रहा भाई? हाँ, तो सभी खिलौने कल में है, तो सभी खिलौने को मान लिए कल में है। ठीक है, फिर बोल रहा सभी खेले कल में है, तो सभी खेले कल में है। तो इसमें भी तो कन्फ्यूज मैं कर रहा हूँ, देखता हूँ मैं कन्फ्यूज कर गया हूँ, देखता हूँ क्या लिख रही है। सभी देखते हैं, सभी एक कन्फ्यूज कर गया मैं। सभी खिलौने कल में है, फिर सभी खिलौने कल में, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? रुकिए, दोनों में अगर कॉमन देखे तो कल में आ रहा है। क्या आ रहा है? कल में आ रहा ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग कलम को लेते हैं पूरा बड़ा। चलिए कलम हो गया। क्लियर है, जो कॉमन आता है फ्रेंड सबसे पहले उसी को लेंगे। तो देखिए मान लीजिए कलम हो गया। क्लियर है, अब इसी के रिगार्डिंग हम लोग कलर को चेंज करके बनाते हैं। अब क्या लिख रहा? सभी खिलौने कल में है, तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे ये आप लोग का खिलौना हो गई है। क्लियर है, अब एक और इसमें आप लोग का लिख रहा था सभी खेल कल में, ये आप लोग का खेल हो गया। ठीक है, देखिए खेल को हम लोग के से मान लिए और खिलौना को हम लोग टॉय मान लिए, यहाँ तक समझ में आ गया। और कलम को पेन मान लेते हैं। अब देखते हैं क्या लिखा। कोई भी खिलौना खेल नहीं है, तो क्या टॉय आप लोग का खेल नहीं है यानी प्ले नहीं है? ये तो है, जो कि गलत दिया, तो पहला कैंसिल कर देंगे। देन कोई भी कलम खेल नहीं है, तो फ्रेंड्स कोई भी कलम खेल नहीं है, तो देखिए कलम यानी क्या था? कलम। तो पेन आप लोग का खेल नहीं है, तो ये भी आप लोग का गलत दे दिया। देन कुछ खिलौना पेन है, तो कुछ खिलौना पेन है। देखिए खिलौना टॉय का सम्मत पॉइंट से है, तो ये तो है आप लोग का। तो थर्ड केवल आप लोग का सही हो रहा, तो देखा था केवल थर्ड सही हो रहा, तो ऑप्शन में नहीं दिया। तो इसमें क्या करेंगे? तो देखिए
इसमें पहला और थर्ड का देखिएगा ना, देखिए इसमें खिलौना खेल है, इसमें खिलौना खेल नहीं है, तो पहला सही हो रहा है, दूसरा गलत हो रहा है, यानी पहला गलत है, लास्ट वाला सही है, तो इसमें आइदर और का कंडीशन ले लेता है। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आइदर ऑल में चल जाता है। चलिए, रुक्मणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा, यह मेरी पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र की माँ है। रुक्मणी के पति का विजय से क्या संबंध है? देखिए, सबसे पहले रुक्मणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा, तो विजय मान ली, विजय ने कहा यह मेरी पत्नी, तो विजय की मान ली कोई पत्नी हो गया, क्लियर है, पत्नी, यह मान ली पति है तो ये पत्नी हो गया। विजय, यह मेरी पत्नी के एकमात्र भाई, तो एकमात्र भाई यानी इसका साला, एकमात्र भाई के माँ, तो एकमात्र भाई के माँ यानी ये दोनों का माँ से माँ, माँ एकमात्र भाई के पुत्र की माँ है। ओफो, सॉरी मिस्टेक हो गया। देखिएगा, देखिए मेरी पत्नी के एकमात्र भाई, माँ एकमात्र भाई के पुत्र यानी के पुत्र, क्लियर है, के पुत्र की माँ है, तो यानी इसका यहाँ से माँ हम लोग को बताना पड़ेगा। तो रुक्मणी का उसके पति से क्या संबंध है? तो अल्टीमेटली ये देखिए तो साला ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। जैव आवर्धन का अर्थ क्या होता है? फ्रेंड्स याद रखिए, जैव आवर्धन क्या होता है? खाद्य श्रृंखला के उच्च पोषक स्तरों में प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि करता है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करें। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। देखिए, 53,240 रुपये की राशि 3 वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया था, तो मूल राशि क्या होगी? कुछ भी नहीं करना है आप लोग को, मैं जो बताया था उसी के रिगार्डिंग सॉल्व करना। 10% है तो 10% को सॉल्व किया तो 10/100 किया, तो 10 बेसिक को 1 रुपये इंटरेस्ट के 11 हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे? 10 से 11 कर देंगे, देन फिर 10 से क्या करें? 11। आप सॉल्व कर लीजिए ना, ये 10 को 3 टाइम्स गुना करें, 1000 आ गया। यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 1331 आ जाएगा। आप लोग को सॉल्व कीजिएगा, पूरा निकाल लीजिएगा, तो राइटली आंसर जो आएगा आप लोग के सामने ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। काफ़ी इजी आप लोग बना सकते हैं। चलिए, ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिख रहा है ये। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मैं स्किप कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्रिकेटर की 64 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत थी। वह अपनी 65वीं पारी में वह अपनी ओर से बिना किसी स्कोर के आउट हो जाता है। उसका औसत 2 रन कम हो जाता है, तो उसके रनों का नया औसत क्या होगा? देखिए, इस टाइप्स का क्वेश्चन अगर आता है, सबसे पहले क्या लिखे? एक क्रिकेटर की 64 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत था। तो हम लोग को 64 पारी का नहीं पता, तो हम निश्चित इसको मान लिया एक्स मान लिया। क्या मान लिए? एक्स मान लिए। देन इसी के रिगार्डिंग हम लोग क्या बता रहे हैं? देखिए, इसके बाद आप लोग को लिख रहा है वह अपनी 65वीं पारी में वह अपनी ओर से बिना किसी स्कोर के आउट हो जाता है, यानी कि फिर 65वें स्कोर में वह 0 पे आउट हो जाता है। क्लियर है? तो टोटल आप लोगों को तो 65 पारी का हो गया। अब क्या लिख रहा है? अब इसका औसत में 2 रन की कमी आती है। तो देखिए, औसत में आप लोग का 2 कमी है, तो औसत में एक्स माने तो एक्स में 2 माइनस कर देगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिए ना। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 64 आ गया था, फिर 65 को हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे x - 2 से। सॉल्व करते देखते हैं क्या आता है। 64x हो गया, देन 65 को x से गुना करेंगे, क्या हो गया? 65x माइनस, यहाँ पे 65 को 2 से गुना कर 130 आ गया। 64x में से 65 को घटाएं तो केवल x बचे, x का वैल्यू 130 आ गया। तो यहाँ पे देखा तो 130 आ गया। क्या आ गया? 130 आ गया। तो अब 130 तो आ गया, लेकिन वो रहा ना उसका औसत 2 रन कम होता है, तो उसके रनों का नया औसत क्या होगा? तो देखिए, अभी हम लोग एक्स का वैल्यू 130 लाए थे, इसमें 2 रन घटा दीजिए तो कितना? 128। ऑप्शन में क्या? बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए, अब देखते हैं 84 नंबर क्या है। फ्रेंड्स, 84 नंबर आप लोग खुद से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए, 85 नंबर भी क्वेश्चन ईजी है। मैडी 75 पृष्ठों वाले एक अध्याय का 3/5 भाग पढ़ता है। उसे पूरा अध्याय पढ़ने के लिए कितने और पृष्ठ पढ़ने की आवश्यकता है? ये तो सिंपल है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करें? 75 ले देंगे। कितने के लिए जब भी बोलें और के लिए, तो 2/5 कर देंगे गुना। तो 5 का पारा में 75 कितना बन में आता है? 25 नहीं 15 बना, तो 15 को 2 से गुना करेंगे 30 आ जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन ईजी था, लॉलीपॉप क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आप लोग को प्रतिच्छेद बिंदु बताना। फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है ना, तो आप लोगों को क्या करना? ऑप्शन के रिगार्डिंग देखना है। सबसे पहले देखिएगा कौन सा ऑप्शन को पुट करने पे आप लोग का इक्वल आता है। तो देखिए, मान लो ऑप्शन ए पुट करते हैं, एक्स का वैल्यू 4 पुट किया, देखिए यहाँ पे 4 है, 4 का पे 4 पुट कर देंगे, -3 वाई का पे पूरा 2 पुट करें, सॉल्व किए तो 4 को 4 से गुना के 16, 3 दूनी 6, तो 16 में 6 के 10 आ गए, यानी कि आप लोग ये सूटेबल हो रहा। देन इसी वैल्यू को इसमें पुट करके देखिएगा, 0 आ गया तो सही है। पूरा अप्लाई करके देखिए, यानी ये 0 भी आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो देख लीजिए अप्लाई करके फ्रेंड्स, तो आप लोग को ऑप्शन नंबर 1 पूरा सूटेबल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को ही क्लिक कर दीजिएगा। क्लियर है? चलिए
एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो लिखा भारत में आयोजित 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाले क्रिस्टलिना पिस्चोकोवा किस देश की है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भारत में आयोजित 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाले क्रिस्टलिना पिस्चकोवा चेक गणराज्य की, कहाँ की है? चेक गणराज्य की। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस चीज़ को याद कर लीजिए, क्लियर है। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसके बारे में और भी कुछ है क्या, और वैसे तो कुछ है नहीं। इससे पहले मिस वर्ल्ड जीतने वाली पहली भारतीय जो थी वह रीता फारिया थी। कौन थी? रीता फारिया थी, जो कि 1966 में बनी थी। और रीता फारिया के बाद देखिए देखिए सबसे पहले मिली रीता फारिया। तो रीता फारिया के बाद कौन बनी थी? ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय के बाद डायन हेडन थे, फिर युक्ति सुखीन थे, फिर प्रियंका चोपड़ा, लास्टली मानुषी छिल्लर थे, जो कि भारतीय मिस वर्ल्ड विजेता रही है। क्लियर है, ये सब सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन 85वां ग्रैंड मास्टर खिताब विजेता बने? तो फ्रेंड्स याद रखिए, भारत में 85वां ग्रैंड मास्टर खिताब विजेता जो बने हुआ डॉक्टर पी श्याम निखिल बने। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। और क्वेश्चन आता है कहाँ के रहने वाले? तो तमिलनाडु के। कहाँ के? तमिलनाडु के। क्लियर है, चलिए। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को मानद डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया? ये भी क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले याद रखिए, गूगल के सीईओ को ना सुंदर पिचाई, तो इसको जो उपाधि दिया है वह आप लोगों को याद होगा आईआईटी खड़गपुर ने। किसने? आईआईटी खड़गपुर ने। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए। जापान और कोरिया के बाद यूएसए के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश कौन सा है? तो इस चीज़ का अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए इसका राइट आंसर होगा जापान के बाद ना, तो फ्रेंड भारत हो गया, अपना प्यारा देश भारत हो गया। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। लेकिन आई रिपीट, जापान और दक्षिण कोरिया के बाद यूएसए के नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश भारत बन चुका है। क्लियर है, ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा 91। तो लिख रहा क्लॉडिया शिवनम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? फ्रेंड्स आप लोगों को पता हो, क्लॉडिया शिवनम जो है ना वह मैक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है अपकमिंग CBT 2 के लिए। अगेन आई रिपीट, क्लॉडिया शिवनम जो है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। क्लियर है, यह 1 अक्टूबर 2024 को शपथ लिया था। क्लियर है, चलिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो फ्रेंड्स याद है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ की स्थापना हुआ था। क्लियर है, ये भी आप लोग को याद होगा। इससे पहले इसका जो मेन नाम था नेशन ऑफ लीग था। क्या था? नेशन ऑफ लीग, जिसकी स्थापना हुआ था 1920 में हुआ था। क्लियर है, चलिए। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। और फ्रेंड्स आप लोगों को बताना पड़ेगा, देखिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 10 जनवरी 1920 को हुआ था, लेकिन वह नाकामयाब हो गए थे। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, भारत 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का सदस्य बना था। क्लियर है, ये सब सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। चलिए। एंड वेरी नेक्स्ट, ई मैट्रिक्स का क्वेश्चन खुद से देख लीजिएगा। वेन डायग्राम का भी क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो ये सब सारे क्वेश्चन केवल रीजनिंग का फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा तो हो जाएगा। क्लियर है, तो इस टाइप से आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। देखते हैं 99 क्वेश्चन क्या लिख रहा है। तो 99 क्वेश्चन लिख रहा है, इंटरनेट पर क्या लिखा है? इंटरनेट पर डाटा को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया था? तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इंटरनेट पर डाटा को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने के लिए HTTPS प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए, बातें करना चाहते हैं हम लोग FTP की। तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। क्लियर है, और SMTP स्विच मोड पावर SMPC हम ये मैं नहीं बता सकता हूँ, वैसे मैं स्विच मोड पावर सप्लाई कहीं मैं पढ़ा था। SMPS ये हम पढ़े थे ALP के समय, तो इस चीज़ को हटाइए। जीन एडिटिंग तकनीक CRISPR केस 9 में केस 9 का क्या कार्य होता है? फ्रेंड्स इसका कार्य होता है DNA को काटना। क्या होता है? DNA को काटता है, DNA को काटता है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है, चलिए। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग बताइएगा। फ्रेंड्स इसमें देखिए ये सब इनक्वालिटी का क्वेश्चन है, वैसे इसका सॉल्व किया तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए। ये क्वेश्चन मैं पूरे के पूरे 100 बताने का प्रयास को, कहीं कन्फ्यूजन है तो आप लोग आंसर की में देख सकते हैं। चलिए, अब मैं अपना फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैं रिजल्ट हुआ क्या था कि नहीं। देखिए आप ही लोग की जैसा मैं भी पेपर दिया था, CBT 1 का दिया था, देख सकते हैं आप लोग हमारा ये, और पूरा देख सकते हैं क्या ये। मेरा नाम आप लोग जानते ही होंगे, सागर कुमार। देखिए OBC NCL से था ये, और आप ही लोग की तरह मैं भी पेपर दिया था। ये
देखिए ये मेरा पेपर हुआ था 20 जून को, क्लियर है। और शिफ्ट नंबर 1 देख सकते हैं किस में था ये। मेरा मार्क्स टोटल मैं अटैम्प्ट लिए, टोटल क्वेश्चन 100 था, 0 आप लोग का नेगलेक्ट कैंसिल थे, और टोटल वैलिड क्वेश्चन 100 ही थे। टोटल मेरा अटैम्प्ट मात्र था 80 था, जिसमें कि मेरा आंसर करेक्ट हुआ था 73 और गलत हुआ था 7। टोटल रॉ मार्क्स आया था 70, और आप लोगों को प्रो रेटेड भी 70, परसेंटाइल स्कोर 97 था, और नॉर्मलाइज स्कोर हमारे पास आया था 73.147 थे। और मेरा आप लोग को बताया CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट मेरा नाम हुआ है, क्लियर है। और इस वजह से मैं आप लोग के सामने CBT 2 का भी मैं प्रिपरेशन कराऊंगा, क्लियर है। तो ये अभी बस शुरुआत हुई। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, मैं पिछली बार भी यानी कि जो आप लोग के सामने जो 2019 का जो वैकेंसी था, इसका मैं आप लोग के बताना चाहता, इसका मैं CBT 2 लिखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें फाइनल सेलेक्ट नहीं हो पाया था। अगेन आज मैं फिर इसमें बैठने जा रहा हूँ, लेकिन इस बार और देखता हूँ आप लोग के साथ भी मैं जुड़ा रहूँगा, क्लियर है। तो देखता हूँ लाइव कहाँ जाना है, आप लोग को ना आपको पता ना मुझे पता, बस हम लोग के हाथ में क्या है, मेहनत है। मेहनत करिए, बाकी भविष्य को किसी को पता नहीं है। जिसको जहाँ पे जाना है वहाँ पे ऊपर वाले ले जाए, क्योंकि हम लोग से बड़ा शक्ति आत्मा किसके पास है, ऊपर वाला। वो जहाँ जिस चीज़ के लिए आप लोग को बनाए होंगे वहीं पर आप लोग का सिलेक्शन होगा। तो इस चीज़ के अनुसार आप लोग बिना किसी लालच के तैयारी कीजिए। आप लोग का जो कर्तव्य है उसी पर अपना पूरा पोटेंशियल केवल लगा दीजिए, बाकी रिजल्ट के बारे में सोचिए मत। मेरा स्टेटमेंट यही रहता है और हमेशा इस चीज़ को फॉलो करता हूँ, क्लियर है। चलिए अब देखिए कुछ क्वेश्चन और है मैं जो कि लेके आया था। इसमें मैं आप लोग को बताया था टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैं लाया कितना था, केवल और केवल मैं आप लोग के बीच में लाया था 100 क्वेश्चन लाया था। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को और जोड़ देता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस हो गए। तो देखिए PGT का कुछ क्वेश्चन लेके आऊँ जिसमें आप लोग करंट अफेयर वगैरह ही को लेके आऊँ, क्योंकि इससे क्या होगा, आप लोग को ही फ़ायदा होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या आइए। तो मेरा स्टेटमेंट ये है फ्रेंड, आप लोग इसमें क्या कीजिए ना, करंट अफेयर के क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ, वही इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। देखिए संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया। तो 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिख रही है। तो चलिए देखते हैं 63 नंबर क्या लिख रही है। UPSC के अध्यक्ष किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया। फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष जो चुना गया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग डॉक्टर अजय कुमार को चुना गया, क्लियर है। तो याद रखिएगा UPSC एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है जिसका भारतीय संविधान में आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 323 के बीच में आता है, क्लियर है। और क्या बाकी आप लोग पढ़े होंगे। UPSC के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है फ्रेंड, तो आप लोग पढ़े भी होंगे 6 वर्ष होते हैं या फिर 65 वर्ष, यानी दोनों में जो पहले हो जाता है। तो ये राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर अजय कुमार। इससे पहले कौन थे, प्रीति सूजक थे शायद, क्लियर है। बातें करना चाहते हैं BR गवई। तो फ्रेंड BR गवई भारत के 52वें नंबर का CJI, 52वें नंबर का कौन है, CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो BR गवई है। इससे पहले 51वें नंबर के थे संजीव खन्ना थे, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन नो, किसके द्वारा हर घर लखपति योजना शुरू की गई है। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, तो आप लोग को पता होगा SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हर घर लखपति योजना का प्रारंभ किया गया, क्लियर है। जो कि फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, ये बैंक प्रदान कर रहे हैं, क्लियर है। चलिए नाबार्ड, तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए नाबार्ड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। नाबार्ड का स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को हुआ था, लेकिन वर्तमान अध्यक्ष कौन है, शांतु कुलाला है क्या, आप लोग बताइए। तो मैं खुद स्किप कर रहा हूँ, देख लीजिएगा, आप लोग बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग को मैं बताया था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से बानू मुश्ताक को सम्मानित किया। किसको सम्मानित किया गया, बानू मुश्ताक को। तो ऑप्शन नंबर B को क्लिक करेंगे, तो बानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। आप लोग का जानकर हैरानी होगा, बानू मुश्ताक को यह पुरस्कार कन्नड़ भाषा के लिए, देखिए मैं लिख देता हूँ, बानू मुश्ताक को यह पुरस्कार जो ना वह कन्नड़ भाषा के कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए मिला था। कौन सा लैम्प था ये, तो हार्ट लैम्प के लिए मिला था। ये भी क्वेश्चन आप लोग का पेपर में पूछ सकता है, क्लियर है। चलिए पहली बार कन्नड़ भाषा में लिखी गई पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो, और फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, इससे पहले 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का जो अवार्ड मिला था वह गीतांजलि श्री को मिला था, यानी गीतांजलि श्री को भी तो मिला, लेकिन 2022 में मिला। अभी 2025 में किससे मिला, बानू मुश्ताक को मिला है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ था वह 2005 में हुआ था। कब हुआ था, 2005 में हुआ था। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। देन 2025 में सुर्खियों में रहे नए वायरस HMPV का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए HMPV, तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, दुनिया में फैलते संक्रमण और कोविड-19 जैसे खतरे की अंशिका को लेकर सुर्खियों में रहे नए वायरस HMPV का पूर्ण रूप होता है ह्यूमन मेटा न्यू
वायरस होता है, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस होता है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस होता है। क्लियर है। ये एक प्रकार वैश्विक स्तर पर पहचाना गया जिसका संबंध श्वसन संबंधी बीमारी पैदा कर रहा है। चलिए अगला देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। 21 मई 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए प्राचीन जहाज का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखें 21 मई 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए प्राचीन जहाज का नाम है INSB कौंडन्य। क्लियर है। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 107वां सदस्य कौन बना? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 107वां सदस्य जो बना हुआ मोल्दोवा बने। कौन बने? मोल्दोवा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करें, मोल्दोवा। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो प्रारंभ हुआ था वह 2015 में, 2015 में इसका गठन हुआ था, जो कि भारत और फ्रांस के द्वारा COP 21 में 2015 में लॉन्च किया गया था। क्लियर है। और कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप लोग को जानकर हैरानी होगा, भारत में। पहले एक ऐसा इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? भारत के गुरुग्राम यानी हरियाणा में। क्लियर है। और इसके साथ साथ आप लोगों को पता होगा फ्रेंड इसका हरियाणा में है। क्लियर है। और क्या, बाकी कुछ नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग और भी मैं बताऊंगा। ये तो मैं हो गया था, देखता हूँ इधर देखता हूँ कोई क्वेश्चन है ये, उसके अकॉर्डिंग बताऊँ। देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक सदस्यता ग्रहण करने वाला 10वां देश कौन है? सबसे पहले फ्रेंड इससे हम बोलते हैं NDB। क्या बोलते हैं? NDB। तो NDB बैंक का 10वां सदस्य किसने प्राप्त किया था? अल्जीरिया। किसने था ये? अल्जीरिया। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। तो NDB वर्ष 2024 में स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जो कि फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहिए NDB को शुरू में ब्रिक्स विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। और NDB की स्थापना ब्रिक्स देशों के द्वारा ही हुआ था। इससे पूर्व देखिए अभी कौन? अल्जीरिया। इससे पहले जो 9वां सदस्य थे वह इंडोनेशिया थे। कौन थे? वह इंडोनेशिया थे। इस चीज़ को भी आप लोगों को मैं बताया था। क्लियर है। और NDB का मुख्यालय कहाँ है? तो संघाई है। कहाँ पे? संघाई है। और NDB के अध्यक्ष कौन है? डिलिया वाना रूसेफ है। चलिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए सम्मानित डी गुकेश किस खेल से सम्मानित है? सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कुल 4 लोगों को सम्मानित किया गया। सबसे पहले चारों का नाम याद कर ले। पहला डी गुकेश, देन हरमनप्रीत कौर, देन मनु भाकर और लास्टली था प्रवीण कुमार। अब इसमें डी गुकेश का संबंध किससे? तो इसका होता है आप लोग का शतरंज से होता है। किससे होता है ये? शतरंज से, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया। तो राइट आंसर लिखें इनमें से कोई नहीं, शतरंज से संबंधित है। क्लियर है। लेकिन आप लोगों को बताना चाहिए डी गुकेश का संबंध शतरंज से। देखिए मैं लिख देता हूँ शतरंज से, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। वही बात करना चाहते हैं। एक होता है मनु भाकर। तो देखिए मनु नाम का लड़का जो है ना वो हमेशा स्टाइल मारते हैं, तो वो शूटिंग करते हैं, तो यानी शूटिंग्स हो गया। हरमनप्रीत कौर, देखिए प्रीत है यानी पंजाबी लोग क्या कहते हैं? हॉकी खेलते हैं। और प्रवीण कुमार क्या थे? पैरा एथलीट है। इस चीज़ से आप लोग को याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है ये। और फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा हरमनप्रीत कौर के कप्तानी में पेरिस 2024 ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक भी जीते थे। इस चीज़ को भी आप लोग को पता होगा। क्लियर है। और इससे पहले फ्रेंड्स आप लोग को एक और मैं बता देना चाहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स का ये क्वेश्चन। देखिए मेजर ध्यानचंद रत्न के बारे में बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले सुनिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, लेकिन 6 अगस्त डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से बदल दिया गया। क्लियर है। तो ये रहा फ्रेंड्स। बाकी मैं पीजीटी का भी क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ, लेकिन आप लोग का पीजीटी का लेवल है ना, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। क्लियर है। देखिए ये हमारा फ्रेंड्स है जो कि SI है, बाकी ये मैं आप लोग के सामने मैं पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है। चलिए और भी मैं क्वेश्चन बताऊँगा। देखिए ये हमारे क्वेश्चन है। ये मैं सोच रहा हूँ अभी आप लोग के बीच में कुछ क्वेश्चन और भी करवा देता हूँ। देखिए शायद मेरे पास क्वेश्चन था, इसमें देखता हूँ। ये सब सारे क्वेश्चन है। चलिए कुछ क्वेश्चन करवा ही देता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। तो अगर होगा तो देखता हूँ। साइंस वाले भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन तो हो ही गए लगभग। ठीक है। तो चलिए कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा। और सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और फ्रेंड नेक्स्ट में वीडियो आता हूँ, कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए जय श्री राम। चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट। और फ्रेंड्स आप लोग भी प्रिपरेशन कीजिए, बताइए कैसे कर रहे हैं आप लोग, बताइए। ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय। सागर कुमार गझंडी। थैंक यू सो मच।